धन्वन्त्रये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव जी जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। आज के सभी आगंतुक पार्टिसिपेंट्स और हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि और हमारे विशेष अतिथि सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में सीएमई आयुर्वेद में आज हम 2 दिसंबर 2022 को 375 व्याख्यान में जो हम प्रत्येक शुक्रवार को 4:15 पे हम एक ज्ञान गोष्ठी, ज्ञान गंगा, ज्ञान का संगम एक चलाते हैं, जो अनेक स्पीकर्स के सहायता से, उनके अनवरत योगदान से ये आज 375 व्याख्यान तक पहुंच पाए हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी का इस व्याख्यान माला में जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप इस व्याख्यान माला को जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से उसकी सफलता को इंगित करवाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन वगैरह भी अनेक जगह पे अनेक व्याख्यान माला में रहते हैं। तो इन सभी के माध्यम से कहीं ना कहीं हम जो आयुर्वेद के लिए जो हमारा एक ध्येय वाक्य की तरह हम लेके चलते हैं कि आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित हो और कहीं ना कहीं वो अपने एक दिन पुराने वैभव को प्राप्त करे और जो मानवता की सेवा अनेक वर्षों से वो करती आ रही है आयुर्वेद, इसी तरीके से हम उसको एस्टैब्लिश कर सके। तो मैं सभी का पुनः स्वागत और अग्रिम धन्यवाद करते हुए आज के तीनों अतिथियों का एक बार नाम सहित आपसे परिचय करवाना चाहूंगी। आज के मुख्य अतिथि है हमारे परम आदरणीय श्रीमान अरुण कुमार जी भाई साहब। आप सहसर कार्यवाह है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपकी अखिल भारतीय जिम्मेदारी अभी वर्तमान समय में आप निभा रहे हैं, जिनका हम आज आशीर्वचन सुनेंगे। साथ साथ में आज के दिन के मुख्य वक्ता है प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी। आप अभी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। अभी कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं और आप मर्म चिकित्सा को लेके आपका, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को अभी नाम सुनाया कि सर आ रहे हैं तो सभी परिचित है, यानी मर्म इज इक्वल टू प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आपने अनेक विद्वानों को तैयार किया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक अच्छे टीचर की ये जानकारी बहुत बड़ी खासियत होती है कि ट्रांसफर द नॉलेज इन द इजीएस्ट फॉर्म, जिससे वो दूसरा व्यक्ति उसको यूटिलाइज कर सके और कहीं ना कहीं मर्म विज्ञान को ऊपर उठाने में आपका अद्वितीय योगदान है और ये अनेक लोगों के माध्यम से भी जनमानस तक पहुंच रहा है। तो आपका पुनः इस मंच पर मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं और आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रेमचंद शास्त्री जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अग्रिम धन्यवाद कि आप सभी ने बहुत कीमती समय में से, आप सभी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और इनमें से आपने हमें समय दिया और आप यहाँ पधारे और आज हमारा ज्ञान वर्धन भी करेंगे। तो जो हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद जो एक राष्ट्रीय मंच है, अनेक कार्यक्रम को चलाता है, जिनमें से
एक काम है श्रेष्ठ वैद्यों का निर्माण करना। यानी कहीं ना कहीं इस CME स्टडी सर्कल का उद्देश्य ये है कि हमारे जो स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद या जो पर्सन्स पहले से ही चिकित्सा कर रहे हैं वो अपनी चिकित्सा को और सुदृढ़ बनाए, उसके लिए कहीं ना कहीं हम उसको एस्टैब्लिश करना, उनको गाइडलाइन देना, उनको आगे वाली जानकारी रिसर्च वगैरह बताना, जिसके माध्यम से वो श्रेष्ठ वैद्य बने और कहीं ना कहीं वो नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाले स्टूडेंट्स चिकित्सक बने। तो ऐसा एक उद्देश्य को लेकर हम साथ चले हैं और इसमें हमें आज तक में जितने भी लोगों ने हमें व्याख्यान या वैसे सहकार से और हमारी कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन के लिए सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और जिनके माध्यम से आज हम 375 तक पहुंच पाए हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आज के मुख्य वक्ता को यहाँ बुलाना चाहूंगी, प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी को अपने व्याख्यान के लिए। उनको आमंत्रित करने से पहले मैं उनका एक परिचय आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अभी वर्तमान समय में कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपने MD शल्य तंत्र से की हुई है चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1986 में। इसके पश्चात आप चिकित्सा अधिकारी, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, डीन, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस चांसलर, यानी कुल आपको 36 वर्ष का राजकीय सेवा का अनुभव है। 11 से ज्यादा पुस्तकें आपकी प्रकाशित है, 50 से ज्यादा आपके शोध अनेक नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित है। आपने अनेक देशों में, जापान, पोलैंड, मॉरिशस, थाईलैंड, नेपाल सहित अनेक देशों में जाकर आपने सेमिनार्स को एक विशेषज्ञ के रूप में उसमें भाग लिया है। 5000 से ज्यादा शल्य कर्मों का आपने एनोरेक्टल सर्जरीज जिसमें क्षार सूत्र के माध्यम से आपने की हुई है, जिसमें आप विशेष महारत हासिल है। मर्म में तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अद्वितीय योगदान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर है और उसको शोध के द्वारा पुनर्स्थापित करना, ये भी बहुत बड़ा श्रेय आपको ही जाता है, जिसके माध्यम से आपने अनेक विश्वविद्यालयों में मर्म चिकित्सा विज्ञान को पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित करवाया है। CCRAS और अनेक संस्थानों में इसके ऊपर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य में भी आपकी बहुत महती भूमिका है। शल्य चिकित्सा विज्ञान और मर्म चिकित्सा विज्ञान में शोध हेतु और आपकी भूमिका हेतु आपको अनेक अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से आपने 50,000 से ज्यादा असाध्य, सामान्य वाले तो हम गिन ही नहीं रहे, 50,000 से ज्यादा असाध्य रोगियों की सफलतापूर्वक चिकित्सा करने के बाद आज हमें आपका उसी ज्ञान का फिर से एक बार सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो ऐसे विद्वान कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी, आपका हार्दिक धन्यवाद और आज के व्याख्यान के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर सुनील जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज इस विश्व आयुर्वेद परिषद और श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के सौजन्य से जो कार्यक्रम हुआ, उसमें मुझे अपनी बात रखने का और मर्म विज्ञान पर अपना व्याख्यान देने का अवसर मुझे माननीय कुलपति महोदय ने दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अरुण कुमार जी, सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रेमचंद शास्त्री जी और माननीय कुलपति प्रोफेसर बलदेव कुमार जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और इसी ढंग से जो भी हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी साथी हैं और जितने भी विद्वान साथी इसमें जुड़े हैं, उन सभी को का मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी बात मर्म चिकित्सा से प्रारंभ करता हूं। जैसा कि अभी बहन जी ने कि हम कैसे आयुर्वेद को जो राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित कर सकें, उसमें हम सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक बात अपनी पहली कहना चाहूंगा कि जब भी हम आयुर्वेद को ये मानते हैं कि आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और सबसे बड़ा फार्माकोपिया में है, इसके अलावा जितने भी सर्जिकल पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो किसी भी चिकित्सा पद्धति से सबसे ज्यादा हमारे पास है।
फिर भी इसकी स्वीकार्यता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाती। इसके कुछ 2 कारण मुख्य रूप से गिनाए जाते हैं, और जिसमें पहला कारण है कि इमरजेंसी का मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर पाते। आयुर्वेद में एक सामान्य धारणा है लोगों में कि हम आयुर्वेद के माध्यम से किसी भी इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और हमारे पास किसी भी जो वेदना शमन की तुरंत नितांत जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हमारी आयुर्वेद के माध्यम से नहीं हो पाती। इसलिए ये सारी चीजें हम लोगों को कही जाती हैं कि हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में अपने को स्थापित कर सके। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हम मर्म चिकित्सा का एसेंस देखते हैं, मर्म चिकित्सा का स्कोप देखते हैं, तो दोनों चीजों में हम लोगों को महारत हासिल होती है, और हम इंस्टेंट पेन रिलीफ भी कर सकते हैं और इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी भी कर सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि यदि हमें आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है तो मर्म का इंजन आयुर्वेद के साथ लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हम यदि मर्म चिकित्सा के माध्यम से सद्य कार्यकारी प्रभाव दिखा सकते हैं, तो उसके बाद कोई भी औषधि या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करें तो उसकी भी उपादेयता पूरे विश्व को स्वीकार करनी होती है। मैं कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि जितने भी विद्वान लोग हैं सभी मर्म चिकित्सा से परिचित हैं, मर्म विज्ञान से परिचित हैं। चिकित्सा के रूप में हम लोग सामान्य रूप से उसको कहते हैं कि भाई इसका उपयोग मर्म चिकित्सा के माध्यम से नहीं होता था। इसलिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं, जरा सा स्क्रीन शेयर करने की मुझे अनुमति देंगे? इसमें कुछ स्लाइड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जी जी सर, ये एरोहेड जो ऊपर की साइड में है ना सर, उससे मैंने टैप किया था और उसको ये अभी शेयर करने का वो नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा। जी सर, मैं करती हूँ। जी सर, तो मैं समझता हूँ कि कुछ मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा तो बेहतर होगा। जी 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 जल्दी से। जी, मर्म चिकित्सा जैसे विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, और हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं जो कि प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं। लेकिन जब हम कोशिश करिए हो जाएगा, यहाँ से एरोहेड है ना, अभी हो जाना चाहिए। जी सर। हाँ, तो ये 3 बिंदु के पास में जो एरोहेड को मैंने दबाया तो इसमें एक आ रहा है, इसमें कैंसिल करके इसमें लिखा हुआ है। एरो को मैं फिर कर रहा हूँ और एक विंडो पे जाके मैं जी सर हो जाना चाहिए था वैसे हर बार। तो मैं अभी बुला रहा हूँ कि किसी को, ये शायद शेयर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब शायद शेयर होगा। जी, मैंने शेयर करने की हाँ कोशिश। जी, हो गया सर, हो गया सर। अभी मेरी तरफ नहीं आया, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी रह रही। हाँ जी, आ गया सर, इधर दिख रहा है आपका स्क्रीन। हाँ, मुझे नहीं दिख रहा अभी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई यदि मर्म चिकित्सा, जैसे हम लोग जानते हैं कि चिकित्सा में मर्म का उपयोग आयुर्वेद के ग्रंथों में नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि यदि आयुर्वेद की इस विधा को हम लोग आयुर्वेद के साथ जोड़ लेते हैं तो ऐसी जो जितनी भी परिस्थितियां उनसे हम लोग असाध्य स्थितियों से हम निकल सकते हैं। मैंने 3 स्लाइड्स इसमें लगाई हुई हैं, तो मैं उसको स्क्रॉल करूंगा तो मुझे यहाँ से अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पहली यदि आप देखें तो हम लोगों ने 3 केसेस की स्टडी इसमें लगाई हुई है, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि हम कैसे जो सर्जिकल प्रोसीजर्स की चीजें उनको भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ये शेयर देखना, 1 सेकंड जरा सा मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, जरा शेयर नहीं हो रहा है, देखो। हाँ, शेयर हो रहा है, दिख रहा है। जी सर, जी सर। हाँ, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू कैन सी ए केस ऑफ द पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर इन द कीलॉइड्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइपरट्रॉफी डिस्कार, जब वुंड हीलिंग होती है तो हाइपरट्रॉफी डिस्कार होता है, तो उसको हम लोग कीलॉइड कहते हैं। और उसका जो मैनेजमेंट होता है कि इट इज सिंपल कि हम लोग इसको एक्सीजन ऑफ द कीलॉइड एंड द स्किन ग्राफ्ट करनी होती है। लेकिन कई परिस्थिति ऐसी होती है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में जब हम कीलॉइड निकाल भी देते हैं तो उसके अलावा वहां पर भी फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए, इस केस में हम लोगों ने देखा कि इसमें राइट फोर आर्म में ग्राफ्ट किया गया और इसके बाद जहां से डोनर साइट थी उस पर भी कीलॉइड हो गई, क्योंकि इस व्यक्ति में कीलॉइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी थी। तो अब इसके लिए भी आदमी हमारे पास आया, ये पुणे से एक पेशेंट आया था, और इसमें एपिसोडिक कंडीशंस होती हैं जब भी, जहां पे भी थोड़ा सा एलर्जन होता है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होता है, और इवन ठंड और गर्मी से भी, ये धूप ज्यादा पड़ेगी तो भी उसमें इरिटेशन होने लगती है, ईचिंग होती है, एपिसोडिक होता है।
और इसके साथ साथ बहुत टेंडरनेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें होती है, अनइजीनेस होती है और रेडनेस आ जाती है। हमेशा ये निरंतर होता है। ऐसी स्थिति में हम इस जगह पे पुनः कोई भी स्किन ग्राफ्ट यहाँ से नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि स्किन ग्राफ्ट यहाँ कहीं और जगह से भी करेंगे तो उसमें टेंडेंसी होती है। और ऐसी स्थिति में भी जो करस्पॉन्डिंग मर्मा पॉइंट है उनको स्टिमुलेट करने के बाद इसमें काफी फायदा हुआ। और अब मैं एक और केस आपको दिखाना चाहूंगा कि कीलॉइड फ्रॉम विद मर्मा थेरेपी हम लोगों ने कैसे किया। आप देख सकते हैं कि 4 आर्म पर एक कीलॉइड है और इसको आप, मैं जल्दी से, क्योंकि समय लगभग 20-30 मिनट में मुझे कंप्लीट कर लूंगा मैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मर्म चिकित्सा के माध्यम से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। वही केस है और इसको 6 महीने साल भर के बाद की स्थिति आप देख सकते हैं। इसमें भी ऑपरेशन की आवश्यकता होती और इसमें भी एक्सीजन ऑफ द कीलॉइड और ग्राफ्ट करने की आवश्यकता होती है। और अंत में आप देख सकते हैं कि यदि आप गौर से देखेंगे तभी आप इसको पता कर पाएंगे कि इसमें कीलॉइड था, सिर्फ स्किन का डिस्कलरेशन है। इसके अलावा जो कीलॉइड की थिकनिंग थी, फाइब्रोसिस थी और जो वहां पे कीलॉइड फॉर्मेशन था वो कंप्लीट एबॉलिश हो गया है। इससे समझ सकते हैं कि आप कितना महत्वपूर्ण मर्म चिकित्सा के द्वारा इन शल्य चिकित्सा जो से ठीक होने वाली बीमारियां उनको भी आप मर्म के माध्यम से ठीक कर सकते हो। एक दूसरा केस है, ये फ्रैक्चर था, उसमें ऑनले प्लेटिंग की गई। पोटेंशियल गैप आप देख सकते हैं इन बिटवीन दीज टू फ्रेगमेंट्स। इसमें आप बीच में एक स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे, जहां पे आप, यदि आपको दिख रहा हो ये क्रशर, तो इसमें दिख सकता है कि भाई एक पोटेंशियल गैप था कि हड्डी भरी नहीं थी। और ऐसी स्थिति में दूसरा ऑपरेशन किया गया, इलियक क्रेस्ट से बोन ग्राफ्ट लिया गया और उसमें बोनी ग्राफ्ट का इम्प्लांट किया गया, इसमें बोन ग्राफ्ट डाला गया। उसके बावजूद भी ये जब ठीक नहीं हुआ, 1.5 महीने तक, 1.5 साल तक ये ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मर्म चिकित्सा शुरू की। और मर्म चिकित्सा शुरू करने के बाद ये दूसरे इसमें ग्राफ्ट के बाद की स्थिति है। मर्म चिकित्सा शुरू करने के लगभग 1.5 महीने के बाद आप देख सकते हैं कि हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया और कंप्लीट हीलिंग हो गई। जबकि इसमें प्लान किया गया था कि भाई इसको ऑनले प्लेट को निकाल के फिर इसका री अप्रोक्सीमेशन करके दोबारा से इंटरमेड्यूलरी कुछ इम्प्लांट डालना पड़ेगा या इसको दोबारा से फिक्स करना पड़ेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से हमने या कम से कम ये 2 ऑपरेशंस को हम लोग रोक पाए। और इसमें कुछ हम लोगों ने क्या किया, जो करस्पॉन्डिंग मर्मा पॉइंट है, देखिए करस्पॉन्डिंग मर्मा पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहां पर बीमारी है उसके आसपास के मर्मों को उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया स्टिमुलेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग मर्मा पॉइंट्स कहलाती है। तो इसको भी हम लोग इस ढंग से देख सकते हैं कि कैसे जो सर्जिकल लीजन्स हैं उनको भी हम मर्म चिकित्सा के माध्यम से हेल्प कर सकते हैं। तीसरी बीमारी सभी लोग जानते हैं कि ऑटोसोमल रेसेसिव कंजेनाइटल इक्थियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ये हमारे जेनेटिक होती है और माता पिता के जीन्स के माध्यम से ये बीमारी हमारे शरीर में आती है। यदि माता के शरीर से या पिता के शरीर से एक व्यक्ति के जीन्स में ये कोई खराबी रहती है तो उसमें कम लक्षण होते हैं, लेकिन यदि दोनों में होती है तो ये लक्षण बहुत ज्यादा होते हैं और इसको हम कहते हैं फिश स्केल डिजीज। जैसे मछली के आप शरीर पे आप लोग देखते हैं कि स्केलिंग होती है, उनके माध्यम से इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, और ये जहां जहां पे आप इसके बीच का स्पेस देख रहे हैं, आप क्रैक्स देख रहे हैं और इन क्रैक्स से ब्लीडिंग भी होने लगती है, ऊजिंग होती है हल्की। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोगों ने 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये जो 1 महीने के बाद जो हमारे पास पेशेंट आया तो, और इसके बाद 1 महीने के बाद इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया और देखा कि भाई इसमें काफी लाभ है। और इसी ढंग से आप देख सकते हैं कि ये लगभग ठीक होने की स्थिति में है और बच्चा बड़ा खुश है। और मैं समझता हूं कि हम लोग करीबन 2-3 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं और काफी अच्छी स्थिति में मरीज है। तो ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि यदि ऐसी असाध्य स्थितियों में मर्म चिकित्सा यदि 50% भी लाभ करती है तो ये बहुत अपने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद का और मर्म चिकित्सा का हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये एवियन या जिसको हम पर्थीस डिजीज कहते हैं, ये बिना ऑपरेशन के ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, ऑपरेशन आवश्यक होता है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक केस दिया और मास्टर स्कंद है, इसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर इसमें हुआ। और इसको आप देख सकते हैं कि 21 फरवरी 2006 में हम जब ये बच्चा छोटा था, आज से करीबन 16 साल पहले हम लोगों ने इसको देखना शुरू किया। आज ये बच्चा बीटेक करके नौकरी कर रहा है और सारी चीजें करता है। तो इसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम लोग इसको कम से कम 15-16 साल से फॉलो कर रहे हैं कि हर केस को हम लोग हमेशा लगातार काफी समय तक हम लोग इसको फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं जस्ट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2 हेड्स। ये इसमें एक तरह से एवास्कुलर नेक्रोसिस है और इसमें नॉर्मल हेड आप इसको देख सकते हैं। दूसरी स्थिति में सीवियर इपिफिशियोलाइसिस हो गया, इसको ऑक्सा प्लेना, ये फर्दर डिटोरिएशन हुआ और
उस बच्चे के आप देख सकते हैं कि ये पहले राउंडेड था, अब ये एक फ्लैट हो गया, कंप्लीट फ्लैटनिंग हो गई। एंड यू कैन कंपेयर विद बोथ द हेड ऑफ फीमर, जो ठीक है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं राइट साइड के और लेफ्ट साइड का। आप देख सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये जब हम लोगों ने मर्मा थेरेपी फॉर द लोअर एक्सट्रीमिटी किया तो हीलिंग फेज हुई विद द मर्मा थेरेपी, और ये 1-1.5 साल के बाद उसमें हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे 2006 से हमने किया था, ये 2009 की स्थिति है। 14/7/2009 की स्थिति है। वो पहले 2006 का केस था और इसमें आप देखिए कि 3 वर्ष में, जबकि इसको ये कहा गया था कि भाई इसका हेड आपको ट्रांसप्लांट इम्प्लांट करना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो एसिटाबुलम है और उसका और हेड का जो एक तरह से वो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, वो बिगड़ सकता था बड़ी उम्र में। तो 18 साल के से पहले आप हेड बदल भी नहीं सकते और उसको ठीक भी नहीं कर सकते किसी चिकित्सा के माध्यम से। और ये कंप्लीट हीलिंग है और ये आप देख सकते हैं कि 23 अप्रैल 11 का मास्टर स्कन। तो इसके बाद आप देखते हैं कि कंप्लीट देयर इज कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द हेड ऑफ फीमर विद द कॉक्सा मैग्ना और नॉट इवन ए सिंगल मिलीमीटर शॉर्टनिंग इज देयर। तो आप कल्पना कीजिए कि भाई किसी भी बच्चे का जो पैर है वो 1 मिलीमीटर भी शॉर्टनिंग नहीं है और बच्चा सारी चीजें करता है और आजकल बास्केटबॉल भी खेलता है और वो बीटेक कर चुका है। इसी ढंग से बहुत सारे और केसेस हैं। आपने अभी देखा होगा कि कोविड के बाद जो बहुत सारे केसेस, मुझे लगभग 20-25 केसेस मिले हैं कोविड के बाद। इस वर्ष मैंने लगभग 20-25 केसेस 1-2 साल में देखे हैं जो हमारे पास एवियन के आए, और उसका मुख्य कारण जो प्रेडनिसोलोन का जो यूज है कोरोना में बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ और उससे ये सारे के सारे केसेस हुए। उन सभी में अभी सभी एक तरह से जितने भी केसेस हैं हमारे पास अंडर ट्रायल है, इन सभी में बहुत ज्यादा फायदा है पेन में, और उनकी लिम्फ है, पेन है, जो उसकी एक तरह से जो स्पास्टिसिटी थी और उसका जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था, वो सारी की सारी चीजों में काफी फायदा है। ये सारी चीजें अभी हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे पास एवियन के केसेस हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये मैंने देखी 3 चीजें इसलिए दिखाई कि जितने भी लोग जो मर्म चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं वो कम से कम इसके स्कोप को समझ सकें और ये जान सकें कि यदि हम इन चीजों को भी ठीक कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम और सामान्य चीजों को तो ठीक कर ही सकते हैं। जो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होने वाली बीमारियां हैं, नी रिप्लेसमेंट के लिए बीमारी है, सेरेब्रल पाल्सी है, और जितने भी डिलेड माइलस्टोन के बीमारियां होती हैं उन सभी को हम लोग मर्म चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और यदि हम कहें कि सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को यदि हम सिद्ध करना है तो सिर्फ और सिर्फ मर्म चिकित्सा के माध्यम से की जा सकती है। और ये पूरे विश्व को आरोग्य देने का काम मर्म चिकित्सा, योग और आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियां कर सकती हैं। और इंस्टेंट भी है और ये परमानेंट रिस्पॉन्स भी इसके माध्यम से होता है। और हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय में CCRS के माध्यम से एक तो हम लोग रेडिकुलोपैथी पर कोर्स वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक पर भी दूसरा प्रोजेक्ट हमारा लगभग फाइनल है, उसका भी कार्य विश्वविद्यालय में प्रारंभ होने जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल डेफिनेशन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर वेरी वल्नरेबल टू ट्रॉमा नोन एज मर्मा। मतलब जो शरीर के वो विशिष्ट अंग जो आघातित होने पर मृत्यु कर देते हैं या कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं, उनको हम लोग मर्म कहते हैं। तो ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन हम लोगों को इनको बचाना होता है, चोट से इसको बचाना होता है। तो हम लोग मानते हैं कि मर्मा साइंस इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ द हीलिंग इन द वर्ल्ड। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की बात करते हैं, तो कुछ 1000 साल पहले और कुछ 100 साल पहले पुरानी पद्धतियां होती हैं। लेकिन यदि मर्म चिकित्सा का संदर्भ ग्रहण करें तो जब से मनुष्य इस सडंग शरीर में इस धरा पर है तभी से ये मर्मों का सिस्टम व्यक्ति में है। और ये इसीलिए हम इसको कहते हैं कि बिना औषधि के नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग है। इसमें किसी भी तरह का कोई आपके पास कोई खर्चा नहीं है, किसी ढंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसमें 107 मर्म स्थान हो और वो जीवित हो, जो प्राण आत्मा सहित होना चाहिए। और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको मर्म की चिकित्सा का ज्ञान हो। ऐसे इसके माध्यम से ही हम लोग इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो मर्मा साइंस को हम लोग कहते हैं कि इट इज यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम। और ये कब से ये एग्जिस्टेंस में, सिंस द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, जब से मनुष्य धरती पर है तब से ये चिकित्सा पद्धति रही होगी। और इसको हम कहते हैं ये नॉन सर्जिकल है, नॉन मेडिसिनल ऑप्शन है। और ये गरीब से गरीब व्यक्ति को और पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को चिकित्सा दे सकता है। तो इसको हम ये मानते हैं कि कैसे
ये वृद्ध लोगों की भी चिकित्सा कर सकता है, जो हमारे पास एक तरह से दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी चिकित्सा के लिए फायदा कर सकता है। पोस्ट पोलियो पेरेसिस का मैं उदाहरण दूं कि यदि किसी व्यक्ति को 20 साल से 30 साल से पोस्ट पोलियो है, पोलियो पेरेसिस है, तो उसमें भी मर्म चिकित्सा आश्चर्यजनक रूप से कार्य करती है। इसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी और भी ऐसी बीमारियां जिनके द्वारा शरीर और मानसिक स्थिति दोनों खराब हो जाती हैं, जो ब्रेन में कहीं लीजन होता है, उससे शरीर काम नहीं करता, उन सभी में मर्म चिकित्सा के माध्यम से आश्चर्यजनक रूप से कार्य होता है। अब ये हम मान के चलते हैं कि जब हम चिकित्सा में इसका उपयोग नहीं है, कहीं आयुर्वेद के ग्रंथों में नहीं लिखा, तो हम कैसे समझ पाए? तो हमें समझने का उद्देश्य यही था कि कैसे, यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, तो जब भी हम कोई भी स्पिरिचुअल या हम जो रिचुअल करते हैं, तो उसमें अंगन्यास और करन्यास की उपादेयता होती है। प्रत्येक दिन जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो शिखाबंधन से प्रारंभ करते हैं, जिसको हम अधिपति मर्म कहते हैं। और उसके बाद कुछ विशिष्ट जो शरीर के हिस्से होते हैं, उनमें हम कुछ जल का स्पर्श करते हैं, आजशेष का स्पर्श करते हैं, या उसमें कोई तिलक लगाते हैं, कोई ऐसी चीज लगाते हैं, चंदन का लेप करते हैं। तो ये जब हम लोगों ने देखा कि भाई ये क्यों लगाते हैं, तो ये सब वही स्थान है जहां पर कि महर्षि सुश्रुत ने इनको मर्म स्थानों की संज्ञा दी, और ये मर्मों के माध्यम से ही ये सारी चीज होती है। तो हम कहते हैं कि जो अंगन्यास है उसके माध्यम से हम मर्म चिकित्सा को आसानी से समझ सकते हैं। एक दूसरी चीज आप लोग देखते हैं कि जब भी हम कोई एक तरह से कर्मकांड करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो शंखध्वनि की जाती है। शंखध्वनि करने का मतलब क्या है कि हमारे जो कंठ में 14 मर्म स्थान है, उन सभी को जो उत्प्रेरणा मिलती है, और ये प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य है कि जो भी व्यक्ति शंखध्वनि करता है नियमित रूप से त्रिकाल संध्या में, और प्रतिदिन इस कार्य को करता है, तो आप समझिए कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इस पूरी प्रक्रिया को, मर्म की प्रक्रिया को, आप जो हमारे दैनिक जीवन से उसको जोड़ लिया, और उस जोड़ने से हम उससे हमेशा नियमित रूप से लाभान्वित होते रहे। हम मर्म कहते हैं कि मर्म जो है स्पेसिफिक की, अब यदि हम मर्म की चर्चा करें तो हम सोचें कि ये स्किन पर कोई सुपरफिशियल लैंडमार्क है, तो ऐसा नहीं। तो मर्म ये 107 होते हैं, एंड दे आर फेटल व्हेन दे आर इल ट्रीटेड। यदि हम इसके साथ ठीक से बर्ताव ना करें, चोट लग जाए, इसको विद्ध हो जाए, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ये सुपरफिशियल नहीं है, ये फिजियो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है। और फिजियो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को भी हम कहते हैं कि यदि इफ देयर इज एनी ट्रॉमा टू दीज प्लेसेस may lead to death or many other complications regarding physiological functions and the anatomical configurations may be there. जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है और उसको हम फोर्सफुल डिलीवरी कराते हैं, तो एक अर्ब्स पैरेसिस के नाम से एक बीमारी आप सभी जानते हैं कि जिसमें अर्ब पॉइंट पे चोट लग जाती है। जब हम फोर्सफुल हाथ को खींचते हैं, तो उससे आप देखते हैं कि हाथ की एनाटॉमी तो बिल्कुल ठीक रहती है, और इवन द हैंड, जो हैंड है वो तो चलता है, लेकिन एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन ये नहीं होता। तो उसको हम फिजियोलॉजिकल डेथ कहते हैं। यदि एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, लेकिन वो स्थान विशेष काम नहीं कर रहा, वो अंग काम नहीं कर रहा, तो उसको फिजियोलॉजिकल डेथ कहते हैं। और जब वो कहीं एक तरह से जो एनाटॉमिकल डिसफिगरेशन हो जाता है, तो उसको हम एनाटॉमिकल डेथ भी कहते हैं। और इस ढंग से आप जानते हैं कि मांसरा, स्नायु, अस्थि संधि जहां पर मिलते हैं, उनको हम लोग मर्म कहते हैं। और मर्म के लिए हम लोग विशेष रूप से मानते हैं कि ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन और द पैरासर्जिकल प्रोसीजर वन हैज टू टेक केयर ऑफ दीज वाइटल पॉइंट्स। और यही हम लोगों को सिखाया गया था कि भाई ऑपरेशन के समय इन मर्म बिंदुओं पर आघात नहीं करना है, अन्यथा ये घातक हो सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सा में इसका उपयोग कहीं नहीं था। जब हम लोगों ने 1991 में इस पर शोध कार्य करना शुरू किया, तो देखा कि ये एक महत्वपूर्ण विज्ञान इसके पीछे छिपा है, और उसको हम मान के चलते हैं कि ये पूरा चिकित्सा का परिदृश्य बदल सकता है पूरे विश्व की। हम सभी जानते हैं कि 7 मर्म बिंदु होते हैं, गर्दन और सिर पर 37 मर्म स्थान होते हैं, एक्सट्रीमिटीज में 11 × 4 44 मर्म स्थान होते हैं, बैक में हमारे पृष्ठ भाग में 14, और हमारे वक्ष और उदर में 12 मर्म स्थान होते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, मर्म को हम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नाभि पर तीर लगने से व्यक्ति की मौत हुई। अब क्योंकि हम सभी मेडिकल स्टूडेंट हैं, और मैं तो शल्य विज्ञान का छात्र रहा हूं, और सभी तरह की शल्य चिकित्सा करने का अवसर मुझे मिला है। एब्डोमिनल सर्जरी भी हम लोगों ने की है। तो जब भी हम लोगों को एब्डोमिनल सर्जरी, जिसको इलेक्टिव सर्जरी कहते हैं, करने को का अवसर मिलता था, तो हम एब्डोमेन कैसे खोलते हैं कि लेफ्ट और राइट पैरामीडियन इंसिजन से, या डिफरेंट इंसिजन जो डिस्कस्ड हैं उनसे हम लोग पेट को खोलते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी में करनी पड़ती है सर्जरी, तो जीफी स्टर्नम से नीचे हम लीनिया एल्बा के ऊपर खोलते हैं, जहां पर हमें ब्लडलेस फील्ड मिलता है।
यदि पेट में नाभि के अलग किसी फ्लैंक में यदि चोट लगती है, स्टैब इंजरी भी होती है, तो 4-5 चीजें रेजिस्टेंट होती हैं। सबसे पहले स्किन आएगी, उसके नीचे फेशिया आएगा, फिर उसके बाद एंटीरियर एब्डोमिनल जो हमारे रेक्टस शीथ आएगी, एंटीरियर रेक्टस शीथ आएगी, फिर उसके अंदर रेक्टाई मसल आएगी, फिर पोस्टर रेक्टस शीथ आएगी, फिर हम सीलोमिक कैविटी में या पेरिटोनियम तक पहुंचने का फिर प्रयास होता है। लेकिन यदि नाभि पर छोटा सा भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का भी यदि हम कोई इंजरी हो, तो सीधे हम लोग सीलोमिक कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में जा सकते हैं और वहां डैमेज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा आप देख लीजिए कि डिमाइस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मैं कुरुक्षेत्र की ही बात कर रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और जब उनका डिमाइस हुआ, कुरुक्षेत्र में तो नहीं हुआ, लेकिन ये डिमाइस हुआ तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से संबंधित है। और आज हम श्री कृष्ण आयुर्वेद आयुष विश्वविद्यालय के साथ इसको कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने भी मर्म की मर्यादा का पालन किया। जब बहेलिया का तीर उनके पैर में तल हृदय मर्म पर लगा, और ये देखिए, ये फोटो भी हम लोगों ने किसी पिक्चर बुक से ली है, और आप बिल्कुल सही स्थिति मर्म की देख सकते हैं कि इसी स्थान पर तल हृदय मर्म होता है। जैसा कि सारे विद्यार्थी, सारे विद्वान जानते हैं कि काश्यप संहिता में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 5 हृदय होते हैं, 4 शाखा हृदय और 1 वक्ष में स्थित हृदय। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान ने भी मर्म की मर्यादा का पालन किया। इसी ढंग से यदि हम भीष्म पितामह की बात करें तो कि भीष्म पितामह के शरीर में तीर मारे थे वो अर्जुन ने मारे थे, और अर्जुन को पता था कि भीष्म पितामह के मर्म स्थानों को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर मर्म को बचाया गया था, इसलिए उनका शरीर बचा। इसी ढंग से हम एक जो क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो तल हृदय मर्म है, उन पर ही आघात होने से उनका डिमाइस हुआ। तो हम ये जानते हैं कि भाई इससे मृत्यु हो सकती है, क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो अभी हम लोग बहुत पुरानी बात कर रहे थे। अब एक नया एपिसोड है कुछ वर्षों पुराना। फिलिप ह्यूज, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, डाइड एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। और ये एक बॉल लगी, और बॉल कहाँ पे लगी? कनपट्टी पे लगी। हम सभी जानते हैं कि वहां पर शंख मर्म होता है, और उससे उसका आघात हुआ और वो चोट लगी। और हम देखते हैं कि मर्मा ओवर बैक, इसके बैक में कौन सी चीजें हो सकती हैं और इसमें फ्रंट के पार्ट में कौन से मर्म हो सकते हैं, ये सारी हम लोग जानते हैं मर्म के विषय में, इसलिए इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब मर्म को जानने का क्या, इसकी जो हम लोग इसको सिखाते हैं इसका क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इससे कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द सेल्फ मर्मर थेरेपी, हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें, अपने मर्मों को कैसे स्टिमुलेट करें। और ये हमको आना चाहिए। यदि हमको डायबिटीज है तो हमें पता होना चाहिए कि डायबिटीज को रोकने वाले कौन कौन से मर्म हैं। यदि ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को ठीक करने वाले कौन कौन से मर्म है। यदि पैर में, कमर में दर्द हो जाता है तो कौन कौन से मर्म है। कैसे अपने को हम लोग मर्म के माध्यम से स्वस्थ रखें, तो उसको हम सेल्फ मर्मा थेरेपी कहते हैं। इसलिए इसका उद्देश्य होता है कि हम अपने को भी कैसे स्वस्थ रखें, और इसके बाद हम लोग सामान्य बीमारियों को समझ सकें। और ये जो मर्म चिकित्सा है, इसका इवैल्यूएशन, टाइम, कॉस्ट, इफिकेसी ऑफ मर्मा थेरेपी को जानना चाहिए कि कितने ऑपरेशंस को बचा सकती है मर्म चिकित्सा, कितना जल्दी ठीक कर सकती है। तो हमें इवैल्यूएशन करना है इसके टाइम का, कॉस्ट का, एफिशिएंसी का। और इसको हम जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हर्बल मेडिसिन एंड द विजडम ऑफ इट्स यूज फॉर डेली हाउस होल्ड नीड्स। हर व्यक्ति कैसे सामान्य जड़ी बूटियों के माध्यम से और मर्म चिकित्सा के माध्यम से अपने को स्वस्थ रखे। और इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों ने कोरोना के काल में बहुत अधिक देखी। जब भी कोई व्यक्ति हम लोगों के पास, क्योंकि सब ऑनलाइन कंसल्टेशन हम लोग देते थे, और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में रोगी इन वर्षों में हम लोगों से संबंधित रहे, तो हम लोगों ने घरेलू उपाय, क्योंकि औषधि भी नहीं मिल सकती थी और उसको तुरंत कोई फायदा भी चिकित्सक के पास जाने का उसके पास अवसर नहीं था, तो ऐसी स्थिति में मर्म चिकित्सा और जो सामान्य जड़ी बूटियां, उनके माध्यम से व्यक्ति अपने को कैसे ठीक रख सके, इसका एक तरह से हम लोगों ने अनुभव किया कि मर्म चिकित्सा कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है ऐसे समय में, जबकि सारी चिकित्साएं हमारी पहुंच से बाहर होती। अभी हमें कोविड-19 ने बहुत सारी चीजें सिखाई कि इन्होंने बताया कि मॉडर्न मेडिसिन की क्या लिमिटेशंस है। हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं डायग्नोस्टिक टूल्स में, लेबोरेटरी टेक्निक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, लेकिन नेट गेन इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट इज वेरी लिमिटेड। ब्लड प्रेशर है, कभी ठीक नहीं होता, दवाई खानी है। डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती, और बहुत सारी बीमारियां हैं, एसिडिटी है, एलर्जी है, जुकाम तक ठीक नहीं होता जब तक आप कोई दवाई ना खाएं। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट गेन इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट इज वेरी लिमिटेड बाय एलोपैथिक साइंस। और आयुर्वेद के माध्यम से, मर्म चिकित्सा के माध्यम से रोगों को कैसे समूल नष्ट कर रहे हैं, इसका हम लोगों ने हजारों लाखों मरीजों पे अनुभव किया, और ये देखा कि बहुत सरलता से हम लोग इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस को हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट मेडिकल साइंस है,
और इसके कंट्रेरी हमारे पास क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट पावर ऑफ हीलिंग है, जिसको हम मर्म चिकित्सा कहते हैं। और इन रेफरेंस टू हेल्थ सॉल्यूशंस, द पावर ऑफ द सेल्फ हीलिंग इनहेरेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन टर्म्स ऑफ द 104 मर्म स्थान इज इन एग्जिस्टेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, ये हम ये मान के चलते हैं कि विश्व के हर एक व्यक्ति में 107 मर्म स्थान है, और सब जगह, मतलब कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं। और उसको यदि हम समझ जाते हैं कि किस मर्म बिंदु से कौन सी बीमारी कैसे ठीक होती है, किसको कैसे करते हैं, और इसकी सही लोकेशन क्या है, कैसे इसको जानना है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सरल हो जाता है। और हमें इसके लिए कुछ और नहीं करना है, इसको लोगों को एक तरह से ट्रेंड करना है, और ये जो नॉलेज है उसको शेयर करनी है। और जब लाखों लोग इसके लिए तैयार हो जाएं, तो हम लोग समझते हैं कि ये जो बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक तरह से कुरीतियां, बहुत एक स्टिग्मा मॉडर्न मेडिकल साइंस पे है या मेडिकल साइंस पे है, उसको हम इस मर्म चिकित्सा के माध्यम से धो सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये ओल्डेस्ट वे ऑफ हीलिंग है, इट इज इजीली अवेलेबल, इट इज फ्री, इट इज यूनिवर्सली सस्टेनेबल। मतलब ये पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां आती हैं फिर खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। और इसको हम कहते हैं ये सेल्फ डिपेंडेंट मेडिकल साइंस है, और ऑफन इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड है, 100% रिजल्ट होता है, और नॉन इन्वेजिव है, और कैन बी अप्लाइड विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन एंड द मेडिकेशन। किसी भी चीज की कोई इसमें आवश्यकता नहीं होती कि हम इसमें कहीं किसी चीज की जरूरत पड़े, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट है। और ये बाकी सारी चीजें हमारे सारे विद्वान साथी जानते हैं कि कैसे मर्म चिकित्सा को हम लोग डिवाइड करते हैं, कि ये सद्य प्राण हर मर्म है, कालांतर प्राण हर मर्म है, विषल्यग्न है। मैं विषल्यग्न का एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि हम श्रवण कुमार की कथा जानते हैं कि उसकी मृत्यु आज माथे के बीच में आंखों के भ्रू मध्य पर तीर लगने से, महाराजा दशरथ के तीर लगने से हुई थी, और उस तीर को तुरंत निकाल दिया गया तो मृत्यु हो गई। यदि शल्य, उसको विषल्यग्न मर्म है, यदि उस तीर को वहीं लगा रहता और अपने आप धीमे धीमे पकने के साथ साथ वो नीचे गिर जाता, तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। विषल्यग्न मर्म भी हम लोग जानते हैं कि ये कैसे हम लोगों को इसका एक तरह से अनुभव हुआ कि श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण भी ये विषल्यग्न मर्म था। और तरह के जितने मर्म है, ये आप सभी जानते हैं कि किस किस जगह पे कौन कौन मर्म होता है। इन सभी मर्मों के विषय में मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप इस सभी के विद्वान, आप सभी लोग जानते हैं। मैं सिर्फ इसके प्रैक्टिकल अप्रोच को बताना चाहूंगा कि ये कैसे मर्म चिकित्सा के माध्यम से, कुछ गिने चुने मर्मों को आप यदि जानते हैं तो अपनी लगभग सारी चिकित्सा, बीमारियों की चिकित्सा आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं तल हृदय मर्म, और इसको शाखा हृदय भी हम लोग कहते हैं। और ये जो मध्यमा उंगली होती है, इसके मध्य में यदि हम नीचे हमारी जो मणिबंध है, मणिबंध से लेकर उंगलियों के मूल तक यदि हम अपनी जो हमारी हथेली है इसको नापे तो 6 अंगुल प्रमाण होता है, 6 अंगुल की इसकी लंबाई होती है। 3 उंगली पे यदि हम इसको आधे में डिवाइड करें और मध्यमा उंगली से एक सीधा एक तरह से एक लाइन यदि हम इसको ड्रॉ करें, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, तो यदि ये दोनों चीजें, दोनों लाइन कटती हैं, उस पर ये तल हृदय मर्म होता है। और ये तल हृदय मर्म का मतलब क्या है कि ये हृदय है, और हृदय से आयुर्वेद में हम मस्तिष्क को भी और हृदय को भी, जिसको हम मन कहते हैं, मन और हृदय, लेकिन मस्तिष्क और हृदय की जितनी भी विकृतियां होती हैं उन सभी में तल हृदय मर्म का उत्प्रेरण आश्चर्यजनक रूप से फायदा करता है। तो हाइपरटेंशन हो, हाइपोटेंशन हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, कार्डियक डिस्फंक्शन हो, और हृदय की जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी में तल हृदय मर्म के उत्प्रेरण से आशाजनक, आशातीत लाभ होता है। इसके अलावा जितने भी ब्रेन के लीजन्स होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एपिलेप्सी है, हिस्टीरिया है, सीजर डिसऑर्डर्स है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनमें एक तरह से, जहां पे एक तरह से स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन नहीं है, मैलिग्नेंसी नहीं है, और कोई ऐसा लीजन नहीं है कि जिसको आप बिना सर्जरी के ठीक नहीं कर सकते, उन सभी में आश्चर्यजनक रूप से लाभ होता है। और व्यक्ति को, एपिलेप्सी के मरीज में या ब्लड प्रेशर के मरीज में आप इसको अप्लाई करें तो देखें कि इससे तुरंत फायदा होता है। ब्लड प्रेशर के रोगी यदि कोई डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जिसका 40-40, 50-50 बढ़ा हुआ है, जैसे 220/120 यदि हमारे पास कोई व्यक्ति आता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का, इंस्टेंट यदि आप उसको ट्रीटमेंट नहीं देते, सबलिंगुअल निफेडेपिन देंगे, इंट्रावीनस आप लेसिक्स देंगे, इंट्रावीनस कंपोज देंगे, तब आप उसको कम करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी यदि इस तल हृदय मर्म को 0.8 सेकंड के स्टिमुलस से 15-20 बार आप दबाते हैं और कई सीटिंग्स लगातार देते हैं 1-2 मिनट के बाद, तो विद इन 3 to 5 मिनट्स ये 30 का डिक्लाइन होता है दोनों में। तो 30 डायस्टोलिक सिस्टोलिक कम हो जाता है। जितने भी मेरे साथी
चिकित्सक इसको सुन रहे हैं, इसको अपनी प्रैक्टिस में इसको यूज करें और इसके परिणामों से मुझे भी अवगत कराएं, क्योंकि हम लोग ये विगत 15-20 वर्षों से इसका प्रयोग ब्लड प्रेशर और सभी इन बीमारियों में कर रहे हैं। तो ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्षिप्र मर्म होता है, क्षिप्र मर्म के साथ साथ ये मणिबंध मर्म होता है, मणिबंध के बाद ये इंद्रवस्ती है, ये कूर्पर मर्म के दोनों हिस्से होते हैं। कूर्पर मर्म कूर्पर संधि है, लेकिन हम लोगों ने उस संधि के उन हिस्सों को जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, टेंडर होते हैं, उनका सिलेक्शन किया और उसके माध्यम से हम लोग इसको उत्प्रेरित करते हैं। इसी ढंग से आणी और उर्वी मर्म ये होता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कैसे इसको सेल्फ मर्मा थेरेपी अपर एक्सट्रीमिटी के लिए हम लोग कैसे करते हैं। इसको आप देख सकते हैं कि ये हम तल हृदय को, ये क्षिप्र मर्म को, ये मणिबंध को, ये कूर्पर को, ये आणी और उर्वी मर्मों को हम कैसे अपने लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसी ढंग से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मर्मा पॉइंट्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। देखिए, मैं सिर्फ एक मर्म का ही उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि तल हृदय मर्म, तल हृदय मर्म में जैसे हमने मिडिल फिंगर से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की थी और यहां से जो पाम है उसकी जो लंबाई थी वो 6 अंगुल थी, और जबकि यहां से उंगली से लेके और यहां तक एड़ी तक की लंबाई 12 अंगुल होती है। तो 6 अंगुल पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टो से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, और जहां पर ये दोनों उंगलियां मिलती हैं उसको जहां पे दोनों लाइन मिलती हैं, क्रॉस करती हैं, उसको हम पाद तल हृदय कहते हैं। इसी ढंग से एक क्षिप्र मर्म है और गुल्फ मर्म, क्षिप्र मर्म, ये सारी की सारी चीजें, जानु मर्म और इंद्रवस्ती मर्म, ये मर्म है जिनके माध्यम से आप कमर से नीचे के जितने भी रोग होते हैं, नाभि से नीचे के जितने भी रोग होते हैं, उनमें गुल्फ मर्म एक आश्चर्यजनक रूप से फायदा करता है। और ये मर्मा थेरेपी है लोअर एक्सट्रीमिटी की। इसी ढंग से ये बैक के मर्म बिंदु है। यदि हम कृकाटिका की बात करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है फिगर में, ये जो एरो है थोड़ी सी, क्योंकि कृकाटिका मर्म इस स्थान पर होता है, और ये अंश मर्म ऊपर कंधे पे होगा, अंश फलक थोड़ा सा यहाँ पे होगा, और ये D3, D7, फिर D12, फिर L5S1, और इस ढंग से ये मर्म बिंदु यहाँ पर होते हैं जो बैक के मर्मा बिंदु होते हैं। भी यदि स्टिमुलेट करते हैं तो कमर की बीमारियां, स्पाइन की बीमारियों को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। और मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं कुछ वैसा कन्वर्सेशन करूंगा जिससे कि आप ये समझ सकें कि हम कैसे इनके माध्यम से हम इसको ठीक कर सकते हैं। यदि हम पूरे थोरैक्स एब्डोमेन को देखें तो यदि हम अपना अंगूठा अपने क्या कहते हैं जो हमारा स्टर्नल नोच होती है, स्टर्नल नोच पे रखें और वहां से यदि हम पूरा बिलास्त जो नीचे फैलाते हैं और देखते हैं कि वहां पर जहां पर हमारी छोटी उंगली आती है वहां पर जीफी स्टर्नम होता है। फिर जीफी स्टर्नम पर यदि हम अंगूठा रखें और फिर अब छोटी उंगली जहां पे रखें वहां पे अम्बलाइकस होता है, और अम्बलाइकस पे फिर अंगूठा रखकर फिर हम यदि नीचे छोटी उंगली को रखें तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है। तो इसका मतलब क्या, धड़, पूरा धड़ और उदर, हम ये 3 बालिस्त में हम भी इसको बांट सकते हैं। ऊपर का हिस्सा प्राणवायु से, मध्य का हिस्सा समान वायु से, और नीचे का हिस्सा ये अपान वायु से रेगुलेट होता है। तो इसका मतलब क्या कि हम कैसे इनके माध्यम से इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। आप ये ऑर्गन्स को देख रहे हैं और ये कैसे ये यूरिनरी सिस्टम, कहाँ कहाँ हमारा जो एक तरह से एंडोक्राइन सिस्टम है उन पे मर्म कैसे काम करता है। तो जितने भी ऊपर की चीजें, तो ये चेस्ट है, लंग्स है, और इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स हो गई, लंग्स हो गए, हमारा इसोफेगस हो गया, इसमें ब्रोंकस हो गया, ट्रेकिया हो गया, और हार्ट, इन सभी के लिए ये आणी और उर्वी मर्मों का स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसके बाद ये जब हम नीचे की बात करते हैं तो ये कोहनी के पास जो मर्म स्थान होते हैं उसको कूर्पर कहते हैं, और ये इससे हम प्राणवायु की बात की हमने, इनसे हमने किसकी चिकित्सा की, प्राणवायु की चिकित्सा की, इससे हमने समान वायु की चिकित्सा की, और इससे इंद्रवस्ती से हमने अपान वायु की चिकित्सा की। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कैसे मर्मों के माध्यम से पूरे के पूरे थोरैक्स और एब्डोमेन की जितने भी सामान्य बीमारियां हैं उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये हमने आपको टेक्निक ऑफ द सेल्फ मर्मा थेरेपी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी के विषय में बताया था। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे हम सेल्फ मर्मा थेरेपी करते हैं और इसके माध्यम से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। आप ये देखें कि रेस्पिरेटरी और द सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जब भी हम कोई मर्म जो आणी और उर्वी यदि हम देखें, इसका उपयोग हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में किया, जिसमें भी खांसी की, डिस्निया की और सांस फूलने की तकलीफ होती थी, उन सभी में आणी और उर्वी मर्म से आश्चर्यजनक रूप से परिणाम मिले। और कोरोना के काल में भी और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में भी इससे सकारात्मक परिणाम मिले, और इसका उपयोग हम लोग जितने भी रेस्पिरेटरी लीजन्स होते हैं उनमें करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्तनमूल,
स्तनरोहित और पीछे अंश फलक और बृहति मर्म का उपयोग भी इसमें करते हैं। गले की बीमारियों के लिए हाथ का क्षिप्र मर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके माध्यम से टॉन्सिलाइटिस होगी, थायराइड हो गई, कोई हमारी एक तरह से जितने भी लिम्फेडेनाइटिस होती है, तो उन सभी में ये जो क्षिप्र मर्म है उससे फायदा होता है। अब ये आप देखें कि भाई यदि हम कहें कि ये जो स्टिमुलेशन है वो कैसे जाता है, तो स्टिमुलेशन ऑफ द मर्मा ट्रेवल्स थ्रू द नर्व। तो लेकिन जब भी हम लोग मर्म को चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो हमारे सभी आयुर्वेद के साथी और चिकित्सक कहते हैं कि भाई मर्म पर चोट लगने से, तो आघात होने से तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण देके हमेशा उनको समझाता हूं कि जस्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टिमुलेशन एंड द इरिटेशन और इंजरी टू द मर्म। स्टिमुलेशन में, इंजरी में और इरिटेशन में हमें अंतर करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से हम लोगों को उतना प्रेशर देना होता है, उतनी चिकित्सा करनी होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आज आप अमिताभ बच्चन लग रहे हैं, तो आप खुश होंगे या नाराज? भाई निश्चित रूप से आप खुश होंगे, क्योंकि एक तरह से एप्रिसिएशन है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि भाई बहुत अमिताभ बच्चन बनते हो अपने को, तो निश्चित रूप से ये इरिटेशन की कंडीशन है। इन सेम वे whenever we are giving stimulation to मर्मा, it is not harmful। और ये इससे बहुत सारे परिणाम होते हैं, जो सुखद परिणाम होते हैं, सकारात्मक परिणाम होते हैं, चिकित्सा से संबंधित परिणाम होते हैं, वो स्टिमुलेशन से होते हैं। लेकिन जब हम उसको इरिटेट करते हैं या उसको इंजरी करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और हम लोग जब भी बात करते हैं कि ये कैसे जाता है, तो इसको हम लोग ने एक कैलकुलेशन लिखी है कि मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस फ्रॉम पीएनएस टू सीएनएस। मल्टीफोल्ड का मतलब क्या है? मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, इन सभी में जो नर्व एंडिंग्स हैं उनमें काइंड का जो स्टिमुलेशन है वो ब्रेन में जाता है, और ऐसा ही मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड जो स्टिमुलस है, वो जो रिस्पॉन्स है वो वापस आता है। तो इसके परिणाम भी अत्यंत तेज होते हैं और सद्य कार्यकारी होते हैं। इसलिए मर्म चिकित्सा के परिणामों की तुलना किसी भी मेडिकल साइंस की जितनी डिसिप्लिन है उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आश्चर्यजनक रूप से होता है। और इसको कभी हम लोग कहते हैं जादू है या ये कुछ है, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है, विश्वास नहीं कर सकते। तो अविश्वसनीय रूप से ये कार्य करती है। और अब तो मैं समझता हूं कि अब हम लोगों को जो बहुत सारी प्रश्न लोगों के मन में रहते थे कि आप ये कैसे करते हो, ये सारी चीजें शास्त्र सम्मत नहीं है। लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि जब भी अंगन्यास और करन्यास होता है, तो हम लोग निश्चित रूप से मंत्रों के माध्यम से मर्म का आच्छादन करते हैं, या पवित्र जल के माध्यम से करते हैं, या आज्यशेष के माध्यम से करते हैं, या विभिन्न औषधियों के लेप के माध्यम से करते हैं, चाहे चंदन है, रोली है, इनके माध्यम से हम शरीर के जो अंग है उनका स्पर्श करते हैं और उनमें उनके माध्यम से हम उसका आच्छादन भी करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण मर्मबिंदु होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे आघातित होते हैं, तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के मर्म है, इसकी इंजरी होती है, और इंजरी को देख सकते हैं कि ये कैसे मर्मों के को इंजरी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसको आप देख लीजिए कि मर्मा इंजरी है, तो आप देख सकते हैं कि ये हाथ में यदि आणी और उर्वी मर्म में चोट लगेगी या कूरपर मर्म में चोट लगेगी, तो ये क्लॉ हैंड जैसी कंडीशन होगी, और ये मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है, मसल सूख जाती है। इसको कंपेयर कर सकते हैं जो थिनर इमिनेंस है, वो थिनर इमिनेंस कम हो गया, हाइपोथिनर इमिनेंस कम हो गया, एक तरह से बेंडिंग हो गई मसल्स में। और यदि हम कूरपर मर्म की इंजरी की बात करें तो क्लॉ हैंड हो जाता है, ये 2-3 उंगलियां काम नहीं करती। तो ये ऐसी स्थिति में ये रिस्ट ड्रॉप भी होता है। ये दोनों चीजों में ये कूरपर मर्म की इंजरी से होती है। और जब हम मर्म चिकित्सा करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी मरीज हमारे पास आता है तो बहुत सारी ऐसी औषधियों का सेवन करके आता है, उसमें स्टेरॉइड भी होता है, उसमें एस्पिरिन भी होती है, उसमें एक तरह से स्टैटिन्स भी होते हैं। उनके माध्यम से खून को पतला करने की जब दवाइयां निरंतर रूप से रोगी इस्तेमाल करता है, तो जरा सा भी यदि आप स्टिमुलेशन देते हैं तो सबक्यूटेनियस हेमरेज और इक्विमोसिस जिसको हम कहते हैं ये हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से हमें बचना है कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से हमें मर्म को विद्ध नहीं करना है, मर्म को आघातित नहीं करना है, मर्म को इरिटेट नहीं करना है, हमको मर्म स्टिमुलेट करना है। तो स्टिमुलेशन की टेक्निक हम लोगों ने डेवलप की कि क्या किया, 0.8 सेकंड का स्टिमुलस मींस एक बार की धड़कन में जो समय लगता है हृदय का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये स्टिमुलेशन का हमारा एक डोज होती है। और इसको यदि हम कहें, मैं क्योंकि 0.8 सेकंड लोग समझ नहीं सकते, तो हम लोगों ने, जैसे आपने देखा होगा कि ओम एक यूनिट है रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, तो ऐसे ही हम लोग ओम नमः शिवाय का हम लोगों ने एक यूनिट बनाई है कि यदि हम 72 बार ओम नमः शिवाय कहते हैं निरंतरता से, ना तो बहुत जल्दी ना बहुत देर से, ओम नमः शिवाय कंटिन्यूटी कहते हैं, तो 72 बार जो ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो
60 सेकंड होते हैं तो उसी क्रम से हम लोग इसको दबाते हैं, क्योंकि 0.8 सेकंड का एक जो स्टिमुलस है वो व्यक्ति समझ नहीं पाता, तो उसको इस ढंग से हम लोग समझाते हैं कि ऐसे उसको उपचारित करना होता है। तो 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस, एक सीटिंग में 15 से 18 स्टिमुलस। देखिए हमें तो जब एक तरह से अभ्यास होता है तो कम स्टिमुलस से भी काम हो जाता है, लेकिन जो नया आदमी है जो इसको उपचार के लिए प्रारंभ कर रहा है, कम से कम 15 से 18 बार, क्योंकि हम 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं, तो एक डोज बनानी थी, तो इसलिए हम लोगों ने उसको डोज को किया। और ये त्रिकाल संध्या के साथ किया जाने वाला अंगन्यास और करन्यास है, इसलिए इसको दिन भर में 3 बार। और जो सबसे जो अच्छा समय होता है सेल्फ मर्मा थेरेपी के लिए या अपने लिए या चिकित्सा के लिए, वो सुबह 5 से 7, दिन में 12 से 2 और फिर शाम को 5 से 7 का समय होता है। लेकिन रैंडमाइज वे में या जैसे हमें तुरंत चिकित्सा करनी है तो किसी भी समय आप मर्म चिकित्सा इसके माध्यम से कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं समझता हूं कि यदि आपके पास कोई इसके संबंधित प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़े ब्रीफ के साथ सभी पॉइंट्स को समझाते हुए कितना समय तक करना, कैसे करना, किन चीजों का, जो मुझे लगता है कि सामान्य रूप से ये प्रश्न आते ही होंगे, जिनका लगभग आपने बहुत अच्छी तरीके से इलेबोरेट करके और संक्षिप्त में भी और इलेबोरेट भी दोनों तरीके से आपने इस चीज को बताया है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रतिभागी आज बहुत सारी अच्छी संख्या में उपस्थित है, सभी उस चीजों का फायदा उठाएंगे और कहीं ना कहीं मर्म चिकित्सा के माध्यम से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक इमीडिएट इफेक्ट जो आता है, और मुझे लगता है इंजेक्टेबल से भी पहले आता है, क्योंकि बहुत तेज। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने भी खुद आपसे ही सीखी हुई, अभी एक छात्रा यहाँ आए हुए हैं तो मैं उन्हीं से करवाती हूँ, तो वो हमेशा आपका नाम लेती है कि सर ने ऐसे सिखाया है, तो हमने भी करवाया हुआ है। तो सच में बहुत अच्छा इफेक्ट है कि जो एनाल्जेसिक्स खा के कुछ और चीजें साइड इफेक्ट में जाने से ज्यादा अच्छा है कि पेनफुल कंडीशन या किसी को तुरंत मैनेज करना है, उन चीजों को हम तुरंत ही इस मर्म विज्ञान की सहायता के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं आपका एक बार हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और मैं आगे विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रेमचंद शास्त्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगी आज के व्याख्यान के लिए। उससे पूर्व मैं उनका परिचय आप सबके सामने रखना चाहूंगी। आप पूर्व चेयरमैन संस्कृत अकादमी उत्तराखंड रहे हैं, अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष संस्कृत भारती न्यास उत्तराखंड व क्षेत्र संयोजक पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र है। अभी आचार्य एवं विभागाध्यक्ष संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत विभाग गुरुकुल कांगड़ी परिसर हरिद्वार में अभी आप वर्तमान समय में कार्यरत है, एवं विश्व आयुर्वेद परिषद के मार्गदर्शन मंडल में भी हमें समय समय पर अनेक केंद्रीय अधिकारियों के साथ साथ आपकी भी मार्गदर्शन मिलता रहता है, जिनके माध्यम से हम हमेशा लाभान्वित होकर अनेक हमारे शिष्य और अध्येताओं को भी आगे कन्वे करते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। आपका पुनश्च, वैसे तो परिवार के ही आप सदस्य हैं, फिर भी आज एक परंपरा अनुगत आपका स्वागत। और आज के व्याख्यान के लिए संस्कृत संहिता एवं मौलिक सिद्धांत की आयुर्वेद शिक्षा में कितनी प्रासंगिकता है, उस विषय पर हम आपका उद्बोधन सुनना चाहेंगे। ओवर टू यू शास्त्री जी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो 7 वर्ष और पूरे हो गए हैं और ये 375वां। बाकी सब विषय बहुत इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन निरंतर 7 वर्ष तक इस तरह से सेमिनार करना, ये अपने में विशेष रूप से विश्व आयुर्वेद परिषद NIA ब्रांच की संयोजक के रूप में बहन हेतल दवे को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और निश्चित रूप से इसके पीछे जो जिनकी प्रेरणा और सहयोग रहता होगा, हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर बलदेव जी, जो बिल्कुल एक प्रकार से तपस्वी की तरह और बहुत सारे काम करते रहते,
जिनको कभी भी वो स्वयं नहीं चाहते कि वो सामने आए, तो उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और अभी जिनका हमने इस युग में पिछले 5000 वर्ष में जो नई खोज करके और मानवता के कल्याण के लिए जो प्रस्तुत किया, उनके लिए विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर जोशी जी ने, और उनका जिनका उद्बोधन, जिनका वैज्ञानिक बिल्कुल एक व्याख्यान हमने सुना, उनको भी नमस्कार करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि के रूप में सफेद कपड़ों में सन्यासी की तरह अपना पूरा जीवन, तन मन, जीवन का एक एक क्षण और रक्त की एक एक बूंद देश, समाज, राष्ट्र और विश्व की मानवता को समर्पित करने वाले हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारी आदरणीय अरूण जी, और इसमें भाग ले रहे सभी बहनों और भाइयों, मेरे लिए आपने जो विषय रखा उसके किसी तकनीकी पक्ष पर इस समय चर्चा के बजाय मैं अपने 35 वर्ष के अनुभव के आधार पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, और संहिताओं की और संस्कृत की और आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों की आयुर्वेद शिक्षा में क्या प्रासंगिकता है, और उसकी प्रासंगिकता न रहने के कारण से 2 चित्र आपके सामने रखता हूं। उस चित्रों में आजादी से बाद के अभी 75 वर्ष और आजादी से पहले के मुगल काल का एक कालखंड, और उससे पहले का जब तक कि एक विधिवत आयुर्वेद की शिक्षा को जिस प्रकार से दिया जाना चाहिए दी जाती थी, तो इधर 75 वर्षों में कितनी मात्रा में हमने आयुर्वेद के स्नातक वैद्य खड़े किए और उनकी चिकित्सा में किस प्रकार का व्यवहार हम देखते हैं, हम सब जानते हैं। मेजोरिटी 90% एक तरफ होंगे या इससे भी ज्यादा 10% एक तरफ होंगे या उससे भी कम। तो हमको ध्यान में आता है कि जब तक संहिता, संस्कृत संहिता और आयुर्वेद के मूल सिद्धांत आयुर्वेद की शिक्षा में प्रासंगिक रहे, तो उसके परिणाम स्वरूप हमने, बलदेव जी 60 से कुछ कम के होंगे, जोशी जी लगभग 65, में भी लगभग 65 का, तो हमें ध्यान में आते होंगे ऐसे बहुत सारे वैद्य कि जिनको अंग्रेजी की अल्फाबेट भी नहीं आती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का एक सूत्र भी नहीं आता, लेकिन वो बहुत अच्छे सर्जन रहे, बहुत अच्छे वैद्य रहे। महाभारत काल की, रामायण काल की यदि बात करें तो उस समय तो इन विषयों की कल्पना नहीं है, जोशी जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, और वो उस आयुर्वेद के द्वारा कैसे सफल चिकित्सक होते थे, तो उसके पीछे आयुर्वेद की संहिताएं, और आयुर्वेद की संहिताएं जिस भाषा में लिखी गई वो संस्कृत वांग में, और उसके माध्यम से सीखे हुए आयुर्वेद के सिद्धांत, उसके पीछे वो कारण थे। अभी इन दोनों दृश्यों के आधार पर यदि इसके इतिहास पर थोड़ा दृष्टि डाले तो आयुर्वेद में वेद, तो वेद में केवल 4 वेद नहीं, बल्कि वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। और हमारे यहाँ कहा गया कि किसी भी एक श्रेष्ठ नागरिक को बनना है तो उसको निषडंगो वेद ज्ञेय अध्येयश्च, 6 अंगों सहित वेद का ज्ञान अध्ययन उसको भली प्रकार से होना चाहिए। और वो वेद के 6 अंग क्या है? तो शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणे। ये 6 अंग हैं। शिक्षा, शिक्षा यानी वर्णोच्चारण शिक्षा। आज हम अपने संहिता के अध्यापकों को देखते हैं, बहुत विद्वान है, बहुत जानते हैं। बलदेव जी की मैं उनसे तुलना नहीं कर सकता, इनके जैसे लोगों की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने 35 वर्ष में अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं विनम्रता पूर्वक कि संहिता को पाठ्यक्रम में रखा गया तो उसका मूल अध्ययन के लिए, लेकिन मूल अध्ययन संहिता के सूत्रों का, श्लोकों का या उसके गद्यांश भागों का,
उच्चारण किए बिना हो सकता है क्या? तो आज ध्यान में आता है कि शायद बिरले ही कोई शिक्षक होंगे जो कक्षा में चरक संहिता, अष्टांग हृदय या सुश्रुत संहिता की मूल प्रति को ले जा करके और उसका मूल का उच्चारण करके पढ़ाते थे। तो वर्णोच्चारण शिक्षा ये किसी भी ज्ञान के लिए जो भी विषय है उसको ठीक से और केवल उच्चारण के भी केवल एक साधारण उच्चारण नहीं, उसके पद का भी पदावयव है और वाक्य का नहीं तो वाक्य का भी वाक्यावयव है, उसके टुकड़े टुकड़े करके, जिसके लिए हमारे यहाँ एक दूसरा अंग आता है तो व्याकरण। यद्यपि वेद के समान ही 6 अंगों की आयुर्वेद की शिक्षा में पूरी आवश्यकता है, पूरी प्रासंगिकता है, पूरा महत्व है, परंतु विशेष रूप से वर्णोच्चारण शिक्षा, जिसको शिक्षा अंग कहा गया, और सबसे महत्वपूर्ण आता है व्याकरण और निरुक्त। अब इनके लिए इन 6 अंगों को, मान लिया मनुष्य के शरीर को हमको जानना है तो उसके हाथ से जानेंगे, पैर से जानेंगे, उसके नाक से जानेंगे कि इस प्रकार का मनुष्य होता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान रूपी शरीर के लिए इन 6 वेदांगों को मनुष्य के शरीर के इन अंगों के समान एक तुलना की गई है। तो छंदः पादं तु वेदस्य, हस्तः कल्पोपपठ्यते, ज्योतिषाम आयनम चक्षु, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। बाकी चंद अंगों की यदि चर्चा न करे तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए मुखम व्याकरणम, व्याकरण मुख है, और बिना व्याकरण के ज्ञान के, जिसका पूर्व भाग मैंने वर्णोच्चारण शिक्षा कहा, और छंद के ज्ञान के बिना ठीक से उसका लयबद्ध जब तक उच्चारण नहीं होगा तो छंद तो बिल्कुल पाठ्यक्रम में रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये उसका हिस्सा थे, और व्याकरण के पढ़ने के लिए कालखंड निश्चित था। तो कहा गया 12 भी वर्षै अध्येयम व्याकरणम, 12 वर्ष तक व्याकरण पढ़ना। ये आज के इस समय में अप्रासंगिक लगता होगा, इसको इस रूप में समझना कि सर्वसामान्य शिक्षा +2 तक की रहती है, यानी 12वीं तक की रहती है, 12 वर्ष की रहती है, और 12 वर्ष की सर्वसामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में आजकल कोई इंजीनियर बनता है, कोई अर्थशास्त्री बनता है, कोई कृषि विज्ञानी बनता है, कोई भौतिक विज्ञानी बनता है। तो इसी प्रकार से उसके उस समय में अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए व्याकरण मानी भाषा और सर्वसामान्य ज्ञान उसके माध्यम से करना। कहा जाता है कि कोई पुत्र या कोई शिष्य जब ऐसा अनुभव करता है कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत सक्षम नहीं हूं, तो उसका गुरु या पुत्र उसको कहता था, यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र, हे शिष्य, यदि तुम बहुत अधिक भी नहीं पढ़ सकते हो तो भी व्याकरण अवश्य पढ़ो। यानी एक सामान्य नागरिक, बिल्कुल सामान्य स्तर का नागरिक पढ़ने के लिए इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती थी। तो प्राचीन काल में जब तक इस पद्धति से आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती रही, तब तक चाहे रामायण काल की बात हो, चाहे महाभारत काल की बात हो, चाहे उसके पहले मुगल काल से पीछे की और कुछ हद तक मुगल काल तक भी इस प्रकार से आयुर्वेद की शिक्षा जिस प्रकार से अन्य शिक्षा गुरुकुल पद्धति में दी जाती थी, उसी प्रकार से आयुर्वेद भी उसी गुरुकुल शिक्षा पद्धति का एक अंग था। और उसमें जो वैद्य निकलते थे, तो जैसी मैंने चर्चा की, उस प्रकार के वैद्य निकलते थे। परंतु मुगल काल में उसका ह्रास हुआ, बौद्ध काल में उसका ह्रास हुआ, और ब्रिटिश काल में जितना ह्रास हुआ उससे अधिक ह्रास तो आजादी के बाद से लेकर के, और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, 2014 से पूर्व तक के कालखंड में उसका ह्रास हुआ। और किस प्रकार से ह्रास हुआ, तो यदि मैं थोड़े से इसके इतिहास की चर्चा करूं तो पहले +2 यानी संस्कृत भाषा, व्याकरण, वर्णोच्चारण शिक्षा, छंद, ज्योतिष, ये जो पढ़े होते थे वो अपनी इच्छा अनुसार आयुर्वेदाचार्य बने, वेदाचार्य बने, ज्योतिषाचार्य बने, वाणिज्याचार्य बने, वो अभियंत्रिकी में जाए, इस प्रकार से जाते थे। बाद में जब ये नया युग आया और 200-250 वर्ष पहले के से जो नए विषय शिक्षा के क्षेत्र में आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी,
और उनको पढ़े हुए लोग डॉक्टर आए, तो ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि बीएमएस को भी, आयुर्वेदाचार्य को भी इन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। तो पद्धति में आया कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, संस्कृत पढ़ा होगा तो वो आयुर्वेदाचार्य बनेगा। ऐसे मैं डॉक्टर चौधरी जी को देख रहा हूं, उनसे इस विषय पर कन्वर्सेशन भी होता रहता है, लेकिन वो कितने संस्कृत के होते थे वो भी एक विषय, वो भी एक चर्चा का विषय, परंतु फिर भी कुछ मन तो बनता था उसके कारण से। परंतु उसके बाद में लगा कि जब से ये कंबाइंड सिस्टम 1986 में आया तो उस समय 2-3 वर्ष के अंदर ही ऐसा अनुभव आ गया कि बीएमएस में तो कोई प्रवेश लेने को तैयार ही नहीं है और बाद में संस्कृत की कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। तो 1989 के बाद से ये व्यवस्था हुई कि बीएमएस में ही संस्कृत का विषय रख दिया जाए, और उस समय उसके लिए 300 अंक के, 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र रखे गए, 300 लेक्चर रखे गए, 50 अंक की मौखिक परीक्षा रखी गई। फिर वही जो मानसिकता है जिसकी मैंने मुगल काल की, ब्रिटिश काल की चर्चा की, जो आजादी के बाद उससे भी ज्यादा प्रभावी हुई, तो वो जो कर्णधार थे उनको लगा कि नहीं संस्कृत का ये पाठ कर दी जाए, तो घटा करके 2 पेपर किए, 200 घंटे किए। फिर 2012 में तो पतन की पराकाष्ठा हुई, और उस समय क्या कि नहीं संस्कृत की कोई आवश्यकता नहीं है, वाइवा की तो कोई आवश्यकता नहीं है, संस्कृत का परीक्षक आता है, टाइम वेस्ट होता है, उसको टीए देना पड़ता है, तो वो समाप्त किया और संस्कृत के केवल 90 घंटे कर दिए गए, संस्कृत का केवल 1 पेपर कर दिया गया। इस प्रकार की स्थिति में मैं अपने 35 वर्ष के अनुभव के आधार पर जब बोलता हूं तो मैं पहला प्रश्न बीएमएस के प्रथम वर्ष में करता हूं कि आपने संस्कृत नहीं पढ़ी लेकिन हिंदी तो पढ़ी है, तो मैं पूछता हूं आपको हिंदी की वर्णमाला आती है क्या? तो आज तक 35 वर्ष में मुझे एक भी छात्र ऐसा नहीं मिला जिसने ये उत्तर दिया हो कि मैंने हिंदी की वर्णमाला मुझे आती है या सुना सका हूं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी को अंग्रेजी की एबीसीडी नहीं आती हो और वो एमबीबीएस बन जाए, वो बीटेक बन जाए, वो बीआर बन जाए, वो इकोनॉमिस्ट बन जाए? ऐसी कल्पना कर सकते हैं क्या? परंतु ये तो आयुर्वेद की बात है कि उसमें आकर के और वर्णमाला भी नहीं आना, उच्चारण की तो बात क्या है। और हम आयुर्वेदाचार्य बना रहे हैं, बन रहे हैं, और फिर भी आयुर्वेद से लोगों को लाभ मिल रहा है। तो ये एक मैंने प्रासंगिकता का उदाहरण बताया। दूसरे ह्रास का उदाहरण क्या है? इसको प्रासंगिक बनाने का दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। तो जब ये जिस प्रकार से हमारा आयुर्वेद है, उसी तरह से अपने देश में एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति यूनानी चिकित्सा पद्धति है। उस चिकित्सा पद्धति के सारे ग्रंथ अरबी फारसी में, और उनको पढ़ने भी उसी प्रकार से अरबी फारसी मदरसों से लोग आते हैं। तो इन दोनों तरह के लोगों के लिए एक सिस्टम कुछ समय तक चला। जो संस्कृत के लोग होंगे उनको प्री आयुर्वेद यानी 1-2 वर्ष साइंस पढ़े, फिर वो बीएमएस के मेन कोर्स में आए, और इसी प्रकार से अरबी फारसी मदरसे से वो 1-2 वर्ष साइंस पढ़े, उसको प्री तिब कोर्स नाम दिया, और उसके बाद फिर वो बीयूएमएस जाए। तो उनके आज भी 10% स्थान इसके लिए आरक्षित है, परंतु प्री आयुर्वेद बंद कर दिया। मानी उस बैकग्राउंड के लोग जो गुरुकुल सिस्टम से पढ़ते हैं, जिनको आयुर्वेद के मूल सिद्धांत, जिनको पदार्थ विज्ञान के वो विषय, जिनको पंच महाभूत, जिनको इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जो अपने स्वाभाविक पाठ्यक्रम में पहले से पढ़ते हैं और जो आयुर्वेद के लिए सबसे अच्छे पात्र हो सकते हैं, उनके लिए हमने रास्ता बंद कर दिया। इसी प्रकार से एक तीसरा किस प्रकार से संस्कृत को, संहिताओं को और छात्रों के लिए उस ज्ञान को अप्रासंगिक बनाया गया, तो उसका एक उदाहरण हम सब देख सकते हैं कि आज देश भर के कितने आयुर्वेद कॉलेज हैं जिनमें संस्कृत को पढ़ाने का फुल टाइम टीचर है। कितने कॉलेज है उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और उत्तराखंड के और हरियाणा के भी, कि अधिकांश अभी सरकारी कॉलेजों में कई स्थानों पर या तो संस्कृत को पढ़ाने के लिए कोई टीचर का पद ही नहीं, और जहां पर है तो उत्तर प्रदेश के 8 के 8 गवर्नमेंट कॉलेजों में शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि जो भी एमएस का विद्यार्थी जिसको वर्णमाला भी नहीं आती और वो बिना संस्कृत पढ़े
और किस प्रकार से बिना संस्कृत के संगीता को कैसे पढ़ सकता है, और जब संस्कृत और संगीता नहीं पढ़ी तो आयुर्वेद के सिद्धांतों को कैसे समझ सकता है, और जब ये तीनों ही चीजें नहीं है तो वो किस प्रकार से आयुर्वेदाचार्य बन सकता है। पर बन रहे हैं और बना रहे हैं 75 साल से भी, और अभी भी। छिन्ने मूले नैव शाखा नैव पत्रम, ये संहिताएं, ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांत जिनका ज्ञान संस्कृत के बिना नहीं हो सकता, ये मूल है। और हमने इनको निश्चित रूप से एक जो विदेशी मानसिकता पहले से चली आ रही है और इसको छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया। हाँ, 2012 के बाद में निरंतर संघर्ष भी किया, और उसी बीच में 2014 में कुछ अनुकूल वातावरण भी आया, और डॉक्टर बलदेव जी जैसे, डॉक्टर सुनील जोशी जी जैसे, और मेरे आदरणीय भ्राता सुरेंद्र चौधरी जी को मैं देख पा रहा हूं, ऐसे कई लोगों के स्वस्थ चिंतन के कारण से, सकारात्मक चिंतन के कारण से, और कुछ लोगों के सहयोग के कारण से पाठ्यक्रम को किस प्रकार से अप्रासंगिक और बना दिया था, उसमें कुछ हद तक काम हुआ है। और मैं इस 6 महीने उसको अध्यापन के बाद ये कह सकता हूं कि हाँ, वो काफी कुछ लाभप्रद है। यद्यपि उसमें कई अभी भी अप्रासंगिकताएं हैं, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैं कोई आयुर्वेद का विद्वान नहीं हूं, मैं तो संस्कृत का अध्यापक हूं, लेकिन 35 वर्ष में इस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि केवल संस्कृत, संगीता और ये मौलिक सिद्धांत तो आयुर्वेद का नींव है, परंतु इनसे पहले एक ऐश और है, और उस ऐश को मैं कहता हूं वो है संस्कार। संस्कार यानी बीएएमएस में आने से पहले छात्र की मनोदशा क्या। तो मैं फिर अपने अनुभव को कहूंगा कि मैं कक्षा में सबसे पहले बीएमएस के छात्र से पूछता हूं कि आप में से इच्छा से कौन बीएमएस में आया, तो आज तक मुझे 35 वर्षों में एक भी छात्र ने ये इच्छा से नहीं बताया कि मैंने अपनी स्वेच्छा से बीएमएस में प्रवेश किया। सभी मजबूरी में आए, अन्यत्र प्रवेश नहीं मिलता, इसलिए बीएमएस में आए। तो जब मानसिकता पहले से नहीं है तो वो मानसिकता बनने में ही पर्याप्त समय लग जाता है, और जब तक वो मानसिकता बनती है तब तक बीएमएस के प्रथम वर्ष के अध्ययन का काल समाप्त हो जाता है। तो ऐसे सब बिंदुओं का चिंतन करके, परामर्श करके, विचार करके, और अभी जो अनुकूलता दिखाई देती है, यद्यपि इस समय जो शिखर पर लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, पर मैं बड़ी विनम्रता से ऐसा अनुभव करता हूं कि वो भी जो ये पिछले 40-50 वर्षों का कालखंड है, उस कालखंड में जैसी मानसिकता थी, जैसा माइंड सेट था, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उनके ऊपर भी अभी रहता है, और जिसके कारण से जिन चीजों की ओर ध्यान जाना चाहिए शायद वो ध्यान नहीं जा पा रहा है। तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप लोग अभी वरिष्ठ लोग तो है ही, तो अपने अपने स्तर पर शब्द ब्रह्म है, चिंतन में आता है, फिर वाणी में आता है, तो अपने स्तर पर जिस प्रकार से सर्व सामान्य के लिए नई शिक्षा नीति के लिए देश के सब क्षेत्रों के लोग शामिल हुए, इसी प्रकार से आयुर्वेद की शिक्षा नीति बनाने के लिए केवल काय चिकित्सा के लोग सारी शिक्षा नीति को बना सकते हैं क्या, या केवल सर्जरी के लोग सारी शिक्षा नीति को बना सकते हैं क्या? तो आयुर्वेद की भी सारी विधाओं के लोग मिलकर के शिक्षा नीति को तैयार करें, और केवल आयुर्वेद के लोग नहीं, तो सर्व सामान्य लोगों में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उस प्रकार का भी कोई चिंतन करने वाले लोग, इस प्रकार के लोग सम्मिलित हो और उस पर चर्चा करें, और नया कोई प्रारूप वो ठीक से जो तैयार हो रहा है उसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, तो वो जोड़ करके, और निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूं कि जिस प्रकार से अन्यान्य विषय भारत को विश्व गुरु बनाने वाले होंगे, उसी प्रकार से किसी भी प्रकार से कमतर विषय आयुर्वेद नहीं है। तो आयुर्वेद के द्वारा भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना, आयुर्वेद के द्वारा फिर से भारत माता को सोने की चिड़िया बनाना, आयुर्वेद के द्वारा सारे विश्व की मानवता का कल्याण करने का काम कैसे करना, इसके लिए आयुर्वेद के जो मूल हैं, आयुर्वेद के जो स्रोत है, जैसा कि आपने शीर्षक में कहा भी, तो संस्कृत है, और संस्कृत में लिखी जो आयुर्वेद की संहिताएं हैं, और इसके माध्यम से जो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत हैं, कहीं ना कहीं वो उनका संप्रेषण, उनकी स्थापना
हमारे देश के भावी चिकित्सकों के मन में बहुत देरी में हो पाती है, क्योंकि वो मजबूरी में आते हैं। तो इसका समाधान रास्ता हम निकालने का विचार कर सके, कुछ सोच सके, कुछ प्रयत्न कर सके, कुछ योजना बना सके, ऐसी इस प्रार्थना के साथ और आपको बहुत धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया और ये विषय भी इस प्रकार का रखा, जिस विषय पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से विगत 30-35 वर्षों से निरंतर चिंतन भी करना, इस उचित स्थान पर निवेदन भी करना, उचित स्थान पर लिखने का भी प्रयत्न करना, और इसमें मैं जिनका सहयोग निरंतर मुझे मिला है, जब से मेरा परिचय पिछले 15-20 वर्षों से आदरणीय डॉक्टर बलदेव जी का, और इसके में समर्थन डॉक्टर जोशी जी का भी निरंतर मेरा, उनका 35-40 वर्ष का, ऐसी चौधरी जी का। तो आप सबका ये समर्थन अब सक्रियता के रूप में आए और कोई प्लेटफॉर्म विधिवत रूप से इस काम के लिए भी बन करके और वो योजना का प्रारूप उचित स्थान पर प्रस्तुत हो, ऐसी अपेक्षा के साथ, इस निवेदन के साथ। और मुझे नहीं पता भाई साहब अरुण जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो यदि वो सुन रहे हो तो ये एक हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य का अवसर है कि ये विषय उनके सामने, तो देश के सारे विषय आते हैं रहते हैं, लेकिन ये विषय भी उनके सामने आ सका होगा और उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा। मैं अपनी वाणी को फिर से विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शास्त्री जी, आपने अपने विचारों से अवगत करवाया। और सच में संस्कृत के लिए मैं एक छोटी सी बात उसमें ऐड करना चाहूंगी कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि मेगास्थनीज, फाहियान, ह्यूएनसांग, इत्सिंग, बहुत सारे ट्रैवलर आए। यहाँ की तत्कालीन भारत की सामाजिक रचना, राजनीतिक रचना, सांस्कृतिक जो परिवेश, सारा कुछ उन्होंने लिख रखा है। उनमें से मैं एक जो ट्रैवलर है उसकी बात बताऊं तो उन्होंने सबसे पहले, फाहियान ने 6 इयर्स तक संस्कृत ही सीखी और बाद में उस ट्रैवलर ने सारी ही हमारे ज्ञान निधि का चाइनीज लैंग्वेज में अनुवाद किया। और आज हम देखते ही रहे कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है वो विश्व में बहुत अच्छा अपना मुकाम रखती है। हर चाइनीज व्यक्ति पहले अपनी ही पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड को ही सबसे पहले लाइक करता है, लेना चाहता है। और जहां इमरजेंसीज है, आघात है, कोई फ्रैक्चर या ट्रॉमा है, वहीं उन लोगों का बहुत मिनिमम आधुनिक विज्ञान में उनका कहीं उपयोग रहता है। तो ये बिल्कुल सच बात है कि प्राचीन भारत विश्व गुरु इसीलिए था कि जो संस्कृत के माध्यम से संस्कृत सीखा जाए और संस्कृत की बातें सीखी जाए। ट्रांसलेशन अवेलेबल है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, मगर वो जो एक समझ में आनी चाहिए बात है ना, कि जैसे गुड़ भी मीठा है, काजू कतली भी मीठी है, तो क्या गुड़ जैसी होती है? नहीं, गुड़ जैसी तो नहीं होती है, वो खा के ही पता चलेगा। ऐसे किसके जैसी होती है ऐसा बताने से काम नहीं चलता है। थोड़ा शुरुआत में काम चला सकते हैं, मगर मैं बिल्कुल समझती हूँ कि संस्कृत भाषा का जो एक अभी वर्तमान समय में स्थिति हो रही है उसके बारे में हम सबको मिलकर सोचने की आवश्यकता है। और प्रोफेसर शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपने इस विषय को हम सभी के सामने रखा और डेफिनेटली इसमें से कुछ अच्छा मंथन है तो मक्खन अच्छा निकलना ही चाहिए। कार्यक्रम को अगले पड़ाव तक ले जाते समय मैं आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमान अरुण जी भाई साहब का एक बार आप सबके सामने परिचय रखना चाहूंगी और एक विषय बताना चाहूंगी कि भाई साहब से हुई बातचीत के अनुसार आज नागपुर में भी शिक्षा वर्ग चल रहा है और अभी इसी समय भाई साहब का एक और उद्बोधन भी था, तो इसलिए हमने उन्होंने हमें आशीर्वचन वहां से वो करके भेजा हुआ है कि मैंने कहा भाई साहब आपसे आशीर्वचन से हम बहुत प्रेरित होते हैं और आगे भी हम प्रेरित और होते रहेंगे। तो उन्होंने हमारा निवेदन को स्वीकार किया। तो मैं उनसे पहले आपका परिचय सबके सामने रखना चाहूंगी। माननीय अरुण जी भाई साहब वर्तमान समय में सह कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब दिल्ली विश्वविद्यालय में आप सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता रहे। उसके बाद आपने
दिल्ली के संघ के स्वयंसेवक बने और संघ के प्रचारक के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी, जिसमें आपने जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख और अभी संपर्क प्रमुख, और उसके बाद अभी वर्तमान समय में सर कार्यवाही की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आप इसको बखूबी पूरे भारत भर में अनेक जगह पे मैंने आपके कश्मीर को लेकर उद्बोधन, वर्तमान समय और प्राचीन समय का अभी विश्वविद्यालय दिल्ली में हुआ उद्बोधन, और आपके पास इतनी ज्यादा ऊर्जा के साथ एक मार्ग निर्देशन करने की एक क्षमता है जिसको हम हमेशा आपके स्मरण मात्र से भी उससे हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, और ऐसे अरुण जी भाई साहब का आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं आपको निवेदन करती हूँ आईटी ब्रदर को कि वो उनके आशीर्वचन वाली क्लिप अभी हमारे लिए वो चला दे। धन्यवाद। विश्व आयुर्वेद परिषद जयपुर की ओर से आयोजित स्वस्थ भारत समर्थ भारत की 375वीं व्याख्यानमाला में आज के इस कार्यक्रम में सौभाग्य से उपस्थित माननीय विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रेमचंद शास्त्री जी, चेयरमैन संस्कृत शिक्षा अकादमी उत्तराखंड, आज के कार्यक्रम के प्रबुद्ध मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुनीत कुमार जोशी, कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून, और इस कार्यक्रम के सभी आयोजक, विश्व आयुर्वेद परिषद जयपुर के कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, और इसी के साथ इस व्याख्यानमाला में उपस्थित सभी प्रतिभागी, चिकित्सक, विद्यार्थी, शोधार्थी और अन्य अध्येता प्राध्यापक गण, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि 2015 से ये व्याख्यानमाला निरंतर चल रही है। वास्तव में भारत की पहचान विश्व में जिन बातों में से एक है, उनमें से एक बात है आयुर्वेद। आज विश्व में कहीं भी भारत की बात चलती है तो भारत का नाम आने के बाद संस्कृत, योग, भारत का आध्यात्म, दर्शन, आयुर्वेद, ये सब बातें जो हैं ये आज एक भारत की पहचान के रूप में विश्व में है। और उसका कारण भी है, विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक, जिसको भारत में हम चिकित्सा पद्धति नहीं मानते, ये एक जीवन की पद्धति है। ये एक चिकित्सा का विज्ञान नहीं है, ये एक जीवन का विज्ञान है। हजारों वर्ष तक इस देश के ऋषियों मनीषियों ने अनुभूत सत्य के आधार के ऊपर इस सृष्टि में जो व्याप्त तत्व हैं, सबने उन्हीं तत्वों को देखते हुए सब आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ऐसे एक इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट, ये जो अपनी सृष्टि का स्वरूप है, इसको समझा और उसके आधार के ऊपर जीवन में आने वाली सब चुनौतियां और चुनौतियों के उत्तर कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में चिंतन किया। उसी के आधार के ऊपर भारत के अंदर जो विज्ञान खड़ा हुआ, उसने समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में अपने आप को और आवश्यकता के अनुसार जो है वो स्थापित भी किया। उसी में से चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जो अपने देश की ज्ञान परंपरा में जो स्थापित हुआ, उसको आयुर्वेद के नाम से हजारों वर्षों से हम बोलते हैं, कहते हैं, दुनिया आज उसको जानती है। हजारों वर्षों की भारत की इस यात्रा में एक निरंतरता थी। उस निरंतरता के अंदर वेद का कालखंड हो, वो उपनिषदों का कालखंड हो, वो ब्राह्मण ग्रंथों का कालखंड हो, वो बौद्ध जैन दर्शन के कालखंड हो, समाज जीवन के हर काल के अंदर हमारे इन सब और समाज जीवन के क्षेत्रों में सबकी एक निरंतरता रही। लेकिन पिछले 1000 वर्षों के अंदर अपनी इस ज्ञान परंपरा के अंदर एक खंड पड़ा। इस्लाम के आक्रमण के साथ ही इस देश के अंदर हमारी संस्थाओं का ह्रास हो गया, संस्थाएं नष्ट हो गई, विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, भारत के जो विज्ञान ज्ञान शिक्षा के केंद्र थे वो नष्ट हो गए। उसी का प्रभाव हुआ कि समाज जीवन के अंदर अपनी जो विशिष्ट था वो धीरे धीरे करके प्रचलन के रूप में समाज जीवन में उपयोग में रहा,
लेकिन अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से धीरे धीरे करके उसके अंदर कमी आती चली। मौलिक अध्ययन के केंद्र न होने के कारण से वो अध्ययन की निरंतरता नहीं बनी। युग अनुकूल जो उसके अंदर परिवर्तन आने के थे वो परिवर्तन नहीं आए। उसमें जो अनुभव के आधार पे नई चीजें जुड़नी चाहिए थी वो नई चीजें नहीं जुड़ी। बहुत सी बातें ऐसी थी जो अगली पीढ़ी को हम स्थानांतरित ही नहीं कर पाए। अपने यहाँ साधकों ने ये केंद्रों के अभाव के अंदर भी अपने परिवार की परंपराओं में छोटे छोटे स्थानों के ऊपर अपने छोटे समूह बनाकर इन परंपराओं को किसी प्रकार से जीवित रखा। स्वाधीनता के पश्चात हमने अपने इस हजारों वर्षों की यात्रा को पुनः प्रवाहित करने का प्रयास प्रारंभ किया है। उसी परंपरा में सारे देश के अंदर अनेक संस्थान भी खड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे करके समाज जीवन में युगानुकूल इसका एक स्वरूप भी खड़ा होता जा रहा है। इसके अंदर बहुत बड़े प्रयासों की आवश्यकता है, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। उसी दृष्टि से विश्व आयुर्वेद परिषद ने सारे देश के अंदर प्रयास करना प्रारंभ किया और उसी प्रयास में विश्व आयुर्वेद परिषद जयपुर ने भी आने वाले नए विद्यार्थी और इस पर काम करने वाले जो चिकित्सक हैं दोनों को जोड़ते हुए इस क्षेत्र की जो आज की चुनौतियां हैं और एक दूसरे को अनुभव और ज्ञान के आदान प्रदान के आधार के ऊपर समृद्ध और प्रबुद्ध करने का कार्य ये प्रारंभ किया। प्रारंभ में 200 के लगभग व्याख्यान ये जयपुर के अंदर ही हुए और बाद में कोरोना के कालखंड के अंदर जैसे जैसे समाज में आभासी पद्धति से काम करने में लोग और अपने आप को सहज महसूस करना प्रारंभ हुए, तब से ये आभासी पद्धति से ये व्याख्यान प्रारंभ हुआ और ये व्याख्यान माला जो है वो जयपुर से निकलकर ये राष्ट्रव्यापी व्याख्यान माला बन गई। बीच के कालखंड में अनेक बार डॉक्टर हेतल दवे जी से और भी लोग जो इसमें भागीदार थे उनसे चर्चा होती रही और इसके परिणाम स्वरूप नए आने वाले जो विद्यार्थी जब चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं तो एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे आयुर्वेद के आधार पर काम करने वाले चिकित्सकों के अनुभव सुनकर उनको लगता है कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उनकी उपलब्धियां ध्यान आने के कारण से केवल विश्वास नहीं बनता, उनके अनुभवों का और आदान प्रदान होने के कारण से ये अपने आप को प्रबुद्ध भी समृद्ध भी महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर इस आयुर्वेद के प्रचलन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इस व्याख्यान माला ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है और आने वाले समय में भी इसके द्वारा इसी परंपरा को कायम रखने का जो एक महती प्रयास किया जा रहा है, इस दृष्टि से सभी आयोजकों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस 375वें व्याख्यान माला में जो प्रबुद्ध कारक बंधु आए हैं उनके व्याख्यान सुनकर आप प्रबुद्ध होंगे ही। इस अवसर पर मुझे भी आपने आप सबको शुभकामना देने के लिए जो निमंत्रित किया उसके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस व्याख्यान माला की सफलता की कामना, निरंतरता की कामना और भारत में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार की दृष्टि से सभी आयोजकों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस अवसर पर मैं अपने और उद्गार और अपना वक्तव्य जो है ये संपूर्ण करता हूँ। एक बार पुनः मुझे बुलाने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परम आदरणीय श्रीमान अरुण जी भाई साहब का कि इतने व्यस्ततम समय में भी जब मैंने उनको बहुत ही रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई साहब हम आपसे ही आशीर्वचन सुनना चाहेंगे, तो उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हमें ये आशीर्वचन उपलब्ध करवाए और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि आपके व्यक्तित्व के स्मरण मात्र से, आपके कर्तृत्व के स्मरण मात्र से भी हम बिल्कुल लाभान्वित होते हैं और कहीं ना कहीं हम दशा और दिशा को अच्छी तरह से आगे ले जाने में, अच्छे सुमार्ग के प्रति ले जाने में उद्यत रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो आपका पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के व्याख्यान के लिए जो अपने मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुनील कुमार सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक दो क्वेश्चन आए हैं चैट बॉक्स में, मैं ले लूं सर? सर अनम्यूट करना पड़ेगा थोड़ा, ले लीजिए आप।
जी जी, उसमें डॉक्टर मंजू शर्मा, डॉक्टर देवज्योति, डॉक्टर सुरेंद्र जी, डॉक्टर सीमा पांडे और भी 2-3 लोग हैं। सभी ने मर्म का प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए किस तरीके से हम कहाँ, कोई पुस्तक, कोई प्रैक्टिकल सेशन, कुछ और आपसे मार्गदर्शन चाहा है सर। इसमें 5-6 पुस्तकें हैं मेरी मर्म चिकित्सा विज्ञान पर, मर्म चिकित्सा पे, और कुछ वीडियोज हैं mrityunjaymission.org पे, यदि देख सकते हैं। और यदि विश्वविद्यालय के स्तर पे हो तो उस पे या किसी संस्थान के स्तर पे हो तो हम लोग उसको सिखा भी सकते हैं, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे सकते हैं लोगों को। यदि इकट्ठे किस संस्थागत विश्वविद्यालय के माध्यम से होता है तो हम लोग उसके लिए भी तत्पर हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे एक बार फोन करके भी इन चीजों को नोट करके, इन सभी को लगभग मैं जानती हूँ, सभी को मैं एक बार कन्वे करना चाहूंगी, जिससे वो अपनी ज्ञान पिपासा के लिए बिल्कुल लाभान्वित हो और आगे समय रहते ही इन चीजों का अध्ययन करके वो और लोगों को लाभान्वित कर सके। सर 1-2 क्वेश्चन और थे, बहुत सारे लोगों ने अच्छे लेक्चर्स के लिए बहुत धन्यवाद किया है सर। और एक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक मर्म पॉइंट्स फॉर द CTL कार्पल टनल सिंड्रोम एंड एवियन फिमोरल हेड। देखिए, एवियन में तो जितने भी मर्म पॉइंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी है, क्षिप्र है, गुल्फ है, इंद्रवस्ती और जानू मर्म, ठीक है। इसको के लिए जो करस्पॉन्डिंग मर्म पॉइंट का मतलब जहां से वो उसके पैरों के लोअर एक्सट्रीमिटी के, जिसको हम कहते हैं आधा शाखा के मर्मों को उत्प्रेरित करने से एवियन में फायदा होता है। CTS में आप यदि करते हैं तो मणिबंध करेंगे, पूर्पर करेंगे और क्षिप्र मर्म करेंगे। और हम लोगों ने अनुक्षिप्र की भी कल्पना की है कि जो जैसे क्षिप्र अंगूठा और तर्जनी के मध्य में होता है, इसी ढंग से दोनों अंगुलियों के मध्य में, हर अंगुली के बीच में भी हम लोगों ने अनुक्षिप्र की कल्पना की, तो उन मर्मों को भी उत्प्रेरित करने से बहुत फायदा होता है। जी सर, लेकिन दिन में कितनी बार अपन को मर्म का उत्प्रेरण करना चाहिए? दिन में 3 बार। मैंने बताया कि त्रिकाल संध्या के TID मतलब 3 टाइम्स इन अ डे 3 बार करना है। 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस, एक सिटिंग में 15 से 18 स्टिमुलस, दिन में 3 बार। जो प्रेशर है वो अफोर्डेबल होना चाहिए और अप्रिशिएबल होना चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब क्या है कि वो उसको सह सके, इतना दर्द इतनी जोर से नहीं दबाएंगे, और किसी भी आर्टिफिशियल आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, पेंसिल से, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप नहीं करेंगे। आपको फिंगर टिप का या थंब के पल्प का ही इस्तेमाल करना होता है। उसकी सब अलग अलग टेक्निक है हम लोगों ने बनाई हुई, उनको भी आप देख सकते हैं, या कभी अवसर मिलेगा तो मैं जरूर है कि प्रत्यक्ष अभ्यास के माध्यम से जानी जाएंगे तो ज्यादा अच्छी होंगी। जी सर, एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर ज्यादा होता है, तो उसके अंदर सर क्या हम ना जैसे अचानक से हाइपरटेंसिव रहा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है संध्या काल में, तो उस टाइम क्या हम तल अर्धे मर्म का उत्प्रेरण कर सकते हैं सर? देखिए, सामान्य रूप से महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि माता, गर्भवती माता में जिस शरीर के जिस अंग पर आघात होता है उसी से व्यक्ति का भी, बच्चे का भी वो आघातित होता है। इसलिए सामान्य रूप से मर्म चिकित्सा गर्भावस्था में नहीं की जाती, लेकिन ऐसे जगह पे निश्चित रूप से जहां की ये जरूरत होती है, तल हृदय पर 1 बूंद आप कोई भी ऑयल, विशेष रूप से हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी जैसे नारियल का तेल लगाकर उस स्थान को हल्के हाथ से माता स्वतः अपने तल हृदय को यदि उपचारित करती है तो लाभ होता है। जी, थैंक यू सो मच सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस सारे जिज्ञासा वाले जो प्रश्न थे, जो सच में मुझे भी लग रहा था कि एक बार हम प्रेगनेंसी वाला, मैं गायनेकोलॉजी से जब वो रखती हूँ तो मुझे भी लगा था कि ये तो काफी अच्छा है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका कहीं ना कहीं उपयोग कर सके। और मैं सर उसके लिए आपके साथ एक बार अभी बात करके फिर ये देवज्योति और डॉक्टर सीमा इन सभी को एक बार मैसेज कन्वे करूंगी, और वो कहीं ना कहीं उन मटेरियल को बार बार पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपको आमने सामने भी सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि हमने जब आपको यहाँ जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सुना था तो तब हमें ऐसा लग रहा था कि आज का तो दिन बन गया, और 1988 UG फर्स्ट ईयर में अगर ऐसा कोई टीचर मिल जाए तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं, और अच्छा अध्ययन कहीं ना कहीं अच्छे अध्यापन और प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं जरूरी बन जाता है। तो पुनश्च आज के व्याख्यान के लिए प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी सर, कुलपति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने इतना अच्छा ज्ञान यज्ञ में आहुति दी, और मैं समझती हूँ कि ज्ञान और समय
की बहुत बड़ी कीमत है जो हम कहीं भी भरपाई नहीं कर सकते, जो आपने हमें यहाँ विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म पे दिया। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ ज्वाइन करने वाले वो सारे ही स्टूडेंट्स इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे और अपनी चिकित्सा कार्य में उससे अनेक लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रेमचंद शास्त्री जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कोई डॉक्टर कुछ पूछना चाहता है शायद अनम्यूट करके? सॉरी, मुझे ऐसा लगा। तो प्रोफेसर प्रेमचंद शास्त्री सर का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि जो सच में मुझे लगता है कि कोई छोटा बच्चा माँ को समझे उससे पहले अगर मौसी को दिया जाए या आंटी को दिया जाए तो वो अपनी माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की डांट नहीं समझ सकता। तो मुझे ऐसे लगता है कि संस्कृत के गोद में जब बच्चा बड़ा होगा, मैं समझ सकती हूँ कि आधुनिक समय में उसके लिए कुछ विशेष प्रयत्न करने की जरूरत है। और मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब भी वो मुझे मिलते हैं कुछ बातों के लिए, तो मैं उनको ये बात कहती रहती हूँ कि पहले माँ का प्यार समझना जरूरी है, तब भी आंटी की लिमिटेशन आपको समझ में आएगी और माँ का जो माँ की डांट है उसमें कौन सा अच्छा दुलार भी बसा हुआ है वो आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ हमारे निवेदन पर आए और आपने बहुत अच्छे विषय पर आपने अपना हम सबका ध्यान आकर्षित किया है। और इसके लिए मैं एक बार यहाँ कहना भी चाहूंगी कि डॉक्टर भुवनेश कुमार शर्मा यहाँ मौलिक सिद्धांत विभाग में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर है और हमारे इमरजेंसी के स्पीकर है। कभी भी जैसे कुछ हो जाता है तो मैं भुवनेश सर से निवेदन करके उनको फटाफट खड़ा करती हूँ कि भाई कुछ तो पढ़ा दीजिए मौलिक सिद्धांत से। तो ये मौलिक सिद्धांत की उपादेयता है कि व्यक्ति कभी भी तैयार रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद का वास्तविक दर्द एवं वास्तविकता के साथ अति उत्तम समाधान सुनने को मिला आपकी तरफ से, और यह बात संसद में आयुष मंत्री जी को या मंत्री जी तक भी पहुंचे तो समाधान की और अच्छी उम्मीद बन सकती है। तो अवश्य डॉक्टर भुवनेश जी, हम इस मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं अच्छे अधिकारियों तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सच में ये बहुत जरूरी है कि हम आयुर्वेद जब तक नहीं हो सकता ट्रांसलेशन से चलाए, मगर आयुर्वेद संहिता, आयुर्वेद में संस्कृत कहीं ना कहीं उसको प्रधानता मिलनी जरूरी है, वरना हम आने वाले समय में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे और वो चीज हमसे छूट जाएगी तो हम उससे पूरी मानवता को लाभान्वित नहीं कर पाएंगे। तो मैं आगे अधिकारियों तक ये आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और सबसे अंत में पुनश्च मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमान अरुण जी भाई साहब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने हमें उद्बोधन दिया, आशीर्वचन दिया और जिसके साथ हम कहीं ना कहीं आगे कुछ आयुर्वेद के लिए सकारात्मक काम करने की कोशिश करेंगे और श्रेष्ठ वैद्य निर्माण के माध्यम से जो हम एक उद्देश्य लेके चले हैं कि हमारे स्टूडेंट्स नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने वाले न बने, यानी सर्विस प्रोवाइडर बने, नॉट अ सर्विस सीकर, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में हम आयुर्वेद को एक बार अच्छे दिनों के तहत हम एस्टैब्लिश होता हुआ अपने जीवन में देखना चाहते हैं। तो ऐसे एक बड़े उद्देश्य के साथ मैं सबसे अंत में चाहूंगी कि हम एक 375 में पुनः सभी स्पीकर एक से लेके आज तक के मैं हृदय की गहराई से, अंतःकरण की गहराई से मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं पंचमहाभूत हूँ और आप सभी आत्मा है जो स्पीकर है और इसके पार्टिसिपेंट्स है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा रोल बिल्कुल अचेतन सा है, मगर चेतनता के साथ जब आप सुनाते हैं और चेतनता के साथ बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो मुझे लगता है कि मेरी भी जिंदगी कहीं ना कहीं पंचमहाभूत होने के बावजूद भी बन गई, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले स्पीकर आदरणीय रमाकांत चुलेट सर थे, वहां से लेके आज आदरणीय वीसी सर, सुनील जोशी जी तक के सारे स्पीकर को मैं करबद्ध धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी के ज्ञान यज्ञ में आहुति देने से आज ये 375 2022 में हम आयुर्वेद को डेडिकेट करते हैं, अनेक महर्षियों को डेडिकेट करते हैं कि उनकी अविरल अनवरत तपस्या के माध्यम से जो आयुर्वेद उद्भूत हुआ, जिसको हम मानवता के लिए भारत में और बाद में
पूरे अमृत काल में पूरे विश्व में उसको फैला सके। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद का वो प्राचीन गौरव फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। और सबसे अंत में मैं डॉक्टर बलदेव सर से निवेदन करना चाहूंगी कि आप 2 शब्द कहे, और डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी भाई साहब भी जुड़े हुए थे, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप भी हमें मार्गदर्शन के रूप में 2 शब्द कहे। सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी भाई साहब। जी धन्यवाद। जी नमस्कार। जी जी जी। आज जिन विभूतियों को हम सुन रहे हैं, सुनील जी, शास्त्री जी, बलदेव भाई साहब, सभी को मेरा सादर नमस्कार। सुनील जोशी जी को सुनना हमेशा से एक प्रिविलेज मैं मानता हूं कि अगर कोई नहीं सुन पाता है डॉक्टर सुनील जोशी जी को, तो वो अभागा शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन वो कुछ न कुछ खो रहा है। और जब जब भी मैं इनके वीडियोस भी प्राय देखता हूं, जब भी समय मिल जाता है मुझको, और कितना लंबा अनुभव और मर्म को किस तरीके से क्लिनिकली प्रूव किया गया है, वो एक साक्षात आप उदाहरण हैं। और अभी आदरणीय सुनील जी ने कहा है कि अगर कोई संस्था इस तरीके का आयोजन कराती है, तो ये एक इनकी सज्जनता कह लीजिए, सरल हृदयता कह लीजिए। मैंने देखा है कि अगर इनके पास समय है तो प्राय ये प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन में कभी मना नहीं करते हैं। तो कभी भी इस तरीके का प्रोग्राम, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हो, चाहे NIA में हो, या विश्व आयुर्वेद परिषद भी विचार कर रहा है, कई बार किया, लेकिन व्यस्तता के कारण उसको आगे नहीं बढ़ा